बैरेट M82 की रिकॉइल सारा कैनन कैट के कंधे पर ऐसे लगी जैसे भगवान का हाथ उसे पीछे की ओर जमी हुई धरती पर धकेल रहा हो। राइफल की गड़ाहट हिंदुकुश पहाड़ों में गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो मृतकों को जगा सकती है या फिर उन्हें बना सकती है। अपने स्कोप से 3247 मीटर की असंभव ऊंचाई पर उसने लक्ष्य को देखा। पारंपरिक अफगान पोशाक में एक आदमी पत्थर की बालकनी पर खड़ा था। आगे की ओर झटका लगा, जैसे अदृश्य बिजली गिर गई हो, जैसे अदृश्य बिजली गिर गई। लेफ्टिनेंट कर्नल नाथन क्रॉस ने धीरे से अपना स्पॉटिंग स्कोप नीचे किया। 4 दशक की लड़ाई और हार से बने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा दिख रहा था जो उसने 20 साल में महसूस नहीं किया था। पहचान के साथ अविश्वास का मिश्रण। ऐसी पहचान जो तब होती है जब आप देखते हैं कि असंभव केवल मानवीय इच्छा शक्ति से वास्तविक हो जाता है। पक्का निशाना। क्रॉस ने अपनी आवाज में कुछ ऐसा फुसफुसाया जो विस्मयकारी हो सकता। निशाना लगा। हे भगवान सारा, ये असंभव है। सारा ने अपने आप एक और राउंड चैम्बर में भर लिया। प्रशिक्षण से परे भावना। उसकी सांसें नियंत्रित थीं, 4 काउंट और 6 काउंट आउट, यहां तक कि उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बालकनी के दरवाजे पर नजर रखे हुए थी जहां हक्की नजरी गायब हो गया था। वो आदमी जिसने उसके पिता को मार डाला, वो आदमी जिसने उसकी जिंदगी के 20 साल चुरा लिए थे, वो आदमी जिसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मौत आने में 2 दशक से इंतजार कर रही थी। 3 सेकंड की खामोशी अनंतकाल तक चली गई। फिर नीचे का परिसर गूंज उठा। इमारतों से लड़ा के ऐसे बाहर निकले जैसे किसी पहाड़ी से चींटियां बाहर निकली हो। सुबह की हवा में अलार्म बजने लगे। बोनर में खून की तरह अफरा माइनस तफरी मच गई। चलने का समय आ गया है, क्रॉस ने कहा, पहले से ही अपने गियर को एक ऐसे व्यक्ति की तरह पैक कर रहा था जिसने दुश्मन के इलाके से अनगिनत बार हथियार निकाले थे। सुरक्षा इस पहाड़ी को बहुत ही अमित्र बनाने वाली है। सारा ने एक और दिल की धड़कन के लिए स्कोप से देखा। उसे संतुष्टि, जीत, उस साफ नतीजे की उम्मीद थी जो सालों के इंतजार के बाद न्याय को अपना लक्ष्य मिलने पर मिलता है। इसके बजाय वो खोखली, खाली महसूस कर रही थी, जैसे उसने इतने लंबे समय तक एक बोझ उठाया हो कि उसके बिना उसे पता नहीं था कि कैसे खड़ा होना है। सारा क्रॉस का हाथ उसके कंधे पर था, सख्त लेकिन कठोर नहीं। हमें अब जाना होगा। उसने सिर हिलाया, राइफल संभाली और अपने पिता की मैकमिलन टैक 50 को तोड़ने लगी। उसके हाथ कांपना चाहते थे लेकिन उसने उसे धोखा देने से इनकार कर दिया। यहां नहीं, अभी नहीं। इस पल को पाने के लिए उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी नहीं। हिंदू कुश पर्वत उन्हें भागते हुए दिख रहे थे, मानवीय नाटकों से बेपरवाह। उन्होंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा था, लोगों को धूल में मिलते कारणों के लिए मरते और मरते देखा था, बेटियों को दशकों और महाद्वीपों में अपने पिता के हत्यारों का पीछा करते देखा था। पहाड़ों को इसकी परवाह नहीं थी। वे बस देखते रहे, इंतजार करते रहे और याद करते रहे। लेकिन वो पल, वो असंभव सी गोली पतली पहाड़ी हवा में इतनी दूर से लगी, भौतिकी और संभावनाएं उससे परे थीं। 3 हफ्ते बाद आई, जब सब कुछ बदल गया, जब सब कुछ बदल गया। सारा कॉन्सिनकैट ने चिपना बंद कर दिया और वो बनने लगी जो हर कोई कहता था कि वो कभी नहीं हो सकती। इस तरह ये सब शुरू हुआ। क्वानिको मरीन बेस में सारा की वर्कशॉप से बंदूक के तेल और धातु के छिलकों जैसी गंध आ रही थी। उसे ये पसंद था। साफ, ईमानदार, अनुमानित। वो गंध उसे उसके पिता की याद दिलाती। हालांकि यादें दर्द में लिपटी हुई थी, लेकिन उसने उन चोटों को नजरअंदाज करना सीख लिया था जो कभी ठीक नहीं होती। 27 साल की उम्र में उसने नजरअंदाज किया जाने की कला में महारत हासिल कर ली। अपने काम के जूते पहने, 5 बरसीन की लंबाई और 2 साइज बड़े कपड़े पहने हुए, जिससे उसका शरीर छिप गया। वो बेस में भूत की तरह घूम रही थी। जो मरीन अपनी राइफलें कैलिब्रेशन के लिए लाए थे, उन्होंने एक सुंदर चेहरा देखा और उसके पीछे छिपे दिमाग को नजरअंदाज कर दिया। और उसके जब उन्हें लगा कि वो सुन नहीं सकती तो उन्होंने उसे बैरेट वाली बार भी कहा। उसने सब कुछ सुना। सारा ने M40A3 स्नाइपर राइफल की बैरल पर अपनी उंगलियां फिराई, किसी सर्जन की तरह मरीज की जांच करते हुए खामियों की जांच की। सुबह का सूरज वर्कशॉप की एक खिड़की से चमक रहा था, जिससे धूल के कण उसके निजी ब्रह्मांड में सितारों की तरह नाच रहे थे। बैरल से रोशनी की ओर झांकते हुए वो खुद से बुदबुदाती हुई बोली, बिल्कुल सही सुअर। गले में कोई शर नहीं। इस राइफल को बहुत प्यार से रखा, बिना किसी चेतावनी के दरवाजा, कोई दस्तक नहीं, कोई शिष्टार नहीं, बस उसके अभयारण्य में अचानक अधिकार का घुसपैठ। सारा का हाथ सहज ही सिगड़ तो उसे 26 की ओर बढ़ा, जिसे उसने अपनी वर्क बेंच के नीचे छिपा रखा था। ये उसके पिता की ट्रेनिंग का नतीजा था, जो उसे हजारों घंटे की ट्रेनिंग से मिली थी। इस ट्रेनिंग में तैयार रहना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क होता था, यहाँ तक कि प्रैक्टिस में। लेकिन उसने तुरंत ही उस परछाई को पहचान लिया। कर्नल जेम्स ऑलोवे ने दरवाजे को ऐसे भर दिया जैसे वो कभी न खत्म होने वाले युद्धों का स्मारक हो। 68 साल की उम्र में भी उनके कंधों पर कमांड का भार था। हालांकि वो आधिकारिक तौर पर 5 साल पहले मरीन कॉर्प्स से रिटायर हो चुके थे। उनके सफेद बाल सेना के छोटे थे। उनकी नीली आंखें कांच को काटने के लिए काफी तेज थीं। उनकी मौजूदगी से कमरे में धुएं की तरह जगह भर जाती थी। सारा ने कहा, यह अभिवादन नहीं था, एक बयान था। एक ऐसा बयान जो आने वाली हर चीज को बदल देता है। वो सीधी हुई और अपने हाथों को एक ऐसे कपड़े से पहुंचने लगी जो पहले साफ नहीं हुआ था। कर्नल, आप आमतौर पर मेरी वर्कशॉप में नहीं आते। ये कोई सोशल मीटिंग नहीं है। हॉलोवे अंदर आया और सावधानी से दरवाजा बंद कर लिया। कुंडी की क्लिक की आवाज ताबूत के ढक्कन की तरह आखिरी थी, जैसे किसी ऐसे फैसले से पहले का आखिरी पल जिसे बदला नहीं जा सकता। उसने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सारा को पेट में दर्द महसूस हुआ। उसे पता था कि ये पल आएगा। वो इससे डरती थी, किसी तरह से इसके लिए तरसती थी। उन अंधेरी रातों में जब उसके पिता की विरासत का बोझ तूफान से पहले वायुमंडलीय दबाव की तरह दबता था। मैं एक उपकरण तकनीशियन हूं, उसने सावधानी से कहा। मैं राइफल ठीक करती हूं, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करती।
हॉलोवे की आवाज़ उसके रिफ्लेक्शन के बीच से ब्लेड की तरह कट गई। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम 7 साल की थी। तुम्हारे पिता के समय मत। ये शब्द उसके इरादे से ज्यादा तीखे निकले। सारा ने एक सांस ली, अपनी आवाज़ को पेशेवर बनाया। वो आवाज़ जिसका इस्तेमाल वो तब करती थी जब उसे हर जरूरी बात छुपानी होती। मेरे पिता की मृत्यु 20 साल पहले हो गई, इससे मैं वो नहीं बन जाता। हॉलोवे ने अपनी जैकेट से एक टैबलेट निकाला, उसे उसकी ओर घुमाया। इसमें उसकी ओर घुमाया जिसमें भाग्य की अनिवार्यता खुद को प्रस्तुत कर रही थी। सारा के खून में एक तस्वीर जम गई। स्क्रीन पर दिख रहा आदमी पहाड़ी की ढलान पर बनी बालकनी में खड़ा था। इलाके को देखकर लगता है कि वो अफगान पहाड़ियां हैं। उसने पारंपरिक कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में शिकारी जैसा अंदाज था। 50 के दशक के आखिर में, शायद 60 साल की उम्र में, सफेद दाढ़ी और ऐसा चेहरा जिसने बहुत से लोगों को मरते देखा था, और उसकी वजह से उसकी नींद भी नहीं टूटी थी। हकीम नजरी, हॉलोवे ने धीरे से कहा। उसे भेड़िया कहा जाता है। पिछले 3 सालों में अमेरिकी सेना पर 17 हमलों के लिए जिम्मेदार तालिबान कमांडर। 63 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 38 घायल हुए। सारा स्क्रीन को घूर रही थी, उसका गला सूख गया था। तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि 20 साल पहले नवंबर 2024 में नजरी ने फल्लूजा में एक घात लगाने की योजना बनाई थी। हॉलोवे की आवाज कानाफूसी से भी ऊपर हो गई। एक घात खास तौर पर एक आदमी को मारने के लिए बनाया गया था। तुम्हारे पिता। वर्कशॉप में हलचल मची हुई थी। सारा ने अपनी वर्कबेंच के किनारे को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। दुनिया स्क्रीन पर दिख रहे चेहरे और अतीत की उसकी समझ को फिर से लिखने वाले शब्दों तक सिमट गई। मार्क्स कॉन्सनकैड, हॉलोवे ने जारी रखा। कैप्टन, स्काउट स्नाइपर, मैंने अब तक सबसे अच्छा प्रशिक्षण लिया। नाजारी जानता था कि रीपर उसके हथियार नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा खतरा था, इसलिए उसने जाल बिछाने के लिए अपने 12 लोगों की बलि दे दी। और तुम्हारे पिता उसमें चले गए। वो जानता था। सारा की आवाज फट गई। वो जानता था कि एक जाल है। हाँ, और वो फिर भी गया क्योंकि 40 मरीन को पीछे हटने के लिए समय चाहिए था। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उन्हें खुद से ज्यादा चुना। हॉलोवे रुक गया। जब उसने फिर से बात की तो उसकी आवाज में 20 साल के बचे रहने का अपराध बोध था। उसने उन्हें तुम्हारे ऊपर चुना। सारा की आंखें खुल गईं। तुम मुझे ये अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि हकीम नाजर अभी भी जीवित है, अभी भी अमेरिकी सैनिकों को मार रहा है, और हमने आखिरकार उसे ढूंढ। हॉलोवे ने अफगान पहाड़ों में बसे एक परिसर की उपग्रहीय तस्वीरें दिखाते हुए स्क्रीन को स्वाइप किया। वो हफ्ते में 2 बार बालकनी पर 14 सेकंड के लिए दिखाई देता है। ये हमारी खिड़की है। ड्रोन हमला करो। बहुत सारे नागरिक। गलत नजरिया। हमें सटीकता की जरूरत है। हॉलोवे ने उसे इतनी तीव्रता से देखा कि वो भागना चाहती थी। हमें एक स्नाइपर की जरूरत है। सारा ने अपने आप कहा। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से पहाड़ों पर हवा का रुख अनिश्चित था। उसका दिमाग पहले से ही उन चरों का हिसाब लगा रहा था जिनका हिसाब उसने कसम खाई थी कि वो युद्ध में कभी नहीं लगाएगी। आपके पास स्नाइपर से भरा एक पूरा मरीन कॉर्प्स है। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे अच्छे घायल हैं, हॉलोवे ने बीच में टोका। क्योंकि ये मिशन 72 घंटों में पूरा होना है, और टीम लीडर आपके पिता द्वारा प्रशिक्षित कोई व्यक्ति है। उन्होंने टैबलेट को उसके वर्क बेंच पर रखा। लेफ्टिनेंट कर्नल नाथन क्रॉस, पूर्व सील, अब सैन्य ठेकेदार। वो आपके पिता के साथ फलूजा में था। रीपर ने उसकी जान बचाई। नाम एक मुट्ठी की तरह लगा। सारा ने इसे पहले अपने पिता के पत्रों में सुना था। एक जो उसे उनकी मृत्यु के बाद लिखा हुआ मिला था, लेकिन कभी भेजा नहीं। पत्र जिसमें रीपर ने अपने सबसे अच्छे छात्र के बारे में लिखा था। एक युवा सील जिसके पास प्रशिक्षण से परे की प्रवृत्ति थी। एक योद्धा जो 5 कदम आगे सोचता, जबकि अन्य अभी भी 1 कदम पर काम कर रहे थे। मेरी भूमिका क्या है? आधिकारिक तौर पर उपकरण विशेषज्ञ। होलोवे की आंखें नरम हो गईं। उसके कवच में एकमात्र दरार। अनौपचारिक रूप से बैकअप स्नाइपर। सारा को अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। गुस्सा, शर्म, कुछ और जिसका वह नाम नहीं ले सकती थी। तुम मुझे देख रहे हो। तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, जैसा मैंने रीपर से वादा किया था। होलोवे वर्क बेंच के सहारे झुक गया। मैंने तुम्हें अलेक्जेंड्रिया से 40 मीटर बाहर उस निजी रेंज में अभ्यास करते देखा है। मुझे पता है 5 साल से तुम हर रात क्या करते हो। तुम क्या हो? सारा के हाथ कांप रहे थे। उसने उन्हें बेंच की ठंडी धातु पर सीधा दबाया। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस आदमी को मार डालूं जिसने मेरे पिता की हत्या की? नहीं। हॉलोवे ने एक फोल्डर निकाला जिसे उसने उसे ले जाते हुए नहीं देखा था। उसे खोला। अंदर तस्वीरें, व्यक्तिगत फाइलें थीं। वर्दी में 4 महिलाएं। मैं चाहती हूं कि तुम बदले से भी बड़ा कुछ साबित करो। सारा ने फाइलों को देखा, नाम पढ़े। लेफ्टिनेंट सोफिया रामिरेज, मरीन स्काउट स्नाइपर स्कूल के लिए पूरी तरह से योग्य है। एक लीड टीम असाइनमेंट के लिए अस्वीकार कर दिया गया। आधिकारिक कारण तनाव में भावनात्मक अस्थिरता को दर्शाता है। अनौपचारिक जांच में बाद में साबित हुआ कि तनाव परीक्षण जानबूझकर तोड़फोड़ किया गया था। सार्जेंट किम्बरली फोस्टर 2020 अपनी कक्षा में शीर्ष सील स्नाइपर प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर दिया गया। आधिकारिक कारण उच्च दबाव वाले सिमुलेशन के दौरान जम गया। बाद में सबूतों से पता चला कि सिमुलेशन की खराबी आकस्मिक नहीं थी। कॉर्पोरल जेसिका मार्टिनेज 21 रिकॉर्ड माइनस तोड़ योग्यता स्कोर कमान। विशेष अभियान पोस्टिंग से इनकार कर दिया। आधिकारिक कारण उपकरण अंतिम मूल्यांकन के दौरान विफलता। उसकी राइफल से एक रात पहले छेड़छाड़ की गई थी। स्टाफ सार्जेंट रैचल विलियम्स 2022 60 साल का अनुभव पदोन्नति से रोक दिया गया। आधिकारिक कारण अवज्ञा। उसने एक आदेश पर सवाल उठाया था जिसे बाद में अवैध माना गया। 4 महिलाएं, होलोवे ने धीरे से कहा। 4 पूर्ण योग्यताएं, 4 अस्वीकृतियां, 4 करियर एक ऐसे सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिए गए जो नहीं चाहता था कि वे सफल हों। वो रुक गया।
तुम नंबर 5 हो सारा, सिवाय इसके कि तुम चुप रही हो, छोटा जीवन जी रही हो, अपने से कम होने का नाटक कर रही हो। सारा ने तस्वीरों को देखा, खुद को उनके चेहरों में देखा। हर बार देखा कि उसे स्वीट हार्ट या हनी कहा गया था, या कहा गया था कि वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, राइफल के वजन या दूर से किसी की जान लेने के बोझ को समझने के लिए बहुत ज्यादा महिला है। अब क्यों? उसने फुसफुसाया। क्योंकि नाजारी की खिड़की बंद हो रही है, क्योंकि क्रॉस को बैकअप की जरूरत है, क्योंकि वे 4 महिलाएं न्याय की हकदार हैं। होलोवे ने फोल्डर बंद कर दिया। और क्योंकि आपके पिता चाहते थे कि आप इसे अपने लिए चुनें, उनकी विरासत के कारण नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि तुम किसी ऐसी चीज में असाधारण हो जो मायने रखती है। और उस असाधारणता को छिपाना, उस उपहार को बर्बाद करना है जो उसने तुम्हें दिया है। सारा ने अपने हाथों को देखा। मैकेनिक के हाथ धातु के किनारों और गर्म राइफल बैरल से जख्मी थे, लेकिन स्थिर, हमेशा स्थिर। वे हाथ जो आंखों पर पट्टी बांधकर राइफल छीन सकते थे। वे बैरल में एक गलत संरेखण महसूस कर सकते थे जिसे सटीक उपकरण नहीं पहचान सकते थे। वे दिल की धड़कनों के बीच ट्रिगर दबा सकते थे और एक गोली को इतनी दूर से लक्ष्य पर मार सकते थे कि भौतिकी दर्शन में बदल जाए। हम कब निकलेंगे? उसने पूछा। क्वांटिको के विशेष अभियान कमान के सम्मेलन कक्ष में बासी कॉफी और टेस्टोस्टेरोन की गंध आ रही थी। 5 आदमी एक मेज के चारों ओर बैठे थे जिस पर उपग्रह की तस्वीरें अदर मिशन के पैरामीटर -पॉइंट फॉन्ट में टाइप किए गए थे, जिससे मौत नौकरशाही जैसी लग रही थी। सारा दरवाजे पर खड़ी थी, अभी भी अपने कपड़े पहने हुए, हर आंख को अपनी ओर खोजी रोशनी की तरह महसूस कर रही थी, एक लक्ष्य की तलाश में। मेज के सिर पर बैठा आदमी धीरे से खड़ा हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल नाथन क्रॉस बिल्कुल अपनी तस्वीरों की तरह दिख रहा था। 6 फीट विन, भूरे बाल, मिलिट्री शॉर्टकट, बाएं गाल पर एक निशान जैसे बिजली का बोल्ट मांस में जम गया हो। 62 साल की उम्र और शरीर ऐसा था जैसे वो अभी भी पूरे लाखों के साथ 20 मीटर तक दौड़ सकता हो। उसकी आंखें हल्की नीली और सर्दियों की बर्फ की तरह सख्त थीं, जिसने 3 सेकंड में उसका आकलन कर लिया। नापा, सूचीबद्ध, परखा। जिम्बर क्रॉस ने हॉलोवे की ओर देखे बिना कहा, मैंने एक स्नाइपर के लिए कहा। यह सारा कॉन्सेंट्रेट है, हॉलोवे ने समान रूप से उत्तर दिया। क्रॉस के हाव माइनस भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ बदल गया। पहचान, शायद दर्द, भूतों को याद करने पर होने वाला दर्द। मार्क्स कॉन्सेंट्रेट की बेटी, क्रॉस ने कहा। एक सवाल नहीं, एक बयान जिसका इतिहास में वजन है। हाँ, मैंने रीपर का सम्मान किसी भी ऐसे व्यक्ति से अधिक किया है जिसके साथ मैंने काम किया, क्रॉस ने जारी रखा। उसकी आवाज में आज्ञा मानने वाले व्यक्ति का सपाट अधिकार था। उसने 2 बार मेरी जान बचाई, मैं उसका सब कुछ कर्जदार हूं। वो रुक गया, लेकिन सम्मान से गोलीबारी नहीं जीती जाती, अनुभव से जीती जाती है। वो एक तकनीशियन है, ये टियर 1 का काम है। सारा को खारिज किए जाने का अनुभव हुआ। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए खास तरह का इरेजर। उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि बहस करने से हालात और खराब होते हैं, इसलिए वो चुप रही, देखती रही और उसकी कमजोरियों को गिनाती रही। बाकी 4 पुरुषों ने उस पर संदेह से लेकर खुलेआम दुश्मनी तक के भावों से नजर डाली। टीम के भारी हथियारों के विशेषज्ञ कोडी बुल जनसन का शरीर दुबला माइनस पतला था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी चीजें उठाने में बिताई थी जो आम लोगों को तोड़ सकती थी। बड़े कंधे, बैरल जैसा सीना, ऐसे हाथ जो अखरोट को कुचल सकते थे। 43 साल की उम्र में टेक्सास की पैंट और आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। वो सारा को ऐसे देखता था जैसे कोई अपने पिता की वर्दी पहनकर खेल रहे बच्चे को देखता है। डॉक्टर लियाम, डॉक्टर सुलिवन की नजरें किसी ऐसे व्यक्ति जैसी थी जिसने अपने बहुत से दोस्तों को मेज पर मरते देखा था, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सका। ब्रिटिश लहजा, पूर्व सैस, 58 साल का। वो कॉफी पीता रहा और कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी चुप्पी अलग थी, खारिज करने की बजाय आकलन करने वाली। ब्लैक वायर्स ब्रेनन, संचार विशेषज्ञ, लोगों से ज्यादा तकनीक पर भरोसा करने वाले व्यक्ति की तरह समझदार लग रहे थे। 47, पूर्व नौसेना, व्यावहारिक तरीके से शांत क्षणों में उन्हें खतरनाक बना दिया। मार्कस प्रीस्टवेट दूसरों से अलग बैठे थे, मिशन के दस्तावेजों के बगल में टेबल पर बाइबल खुली हुई थी। मुख्य निशानेबाज, 52 साल के, सफेद दाढ़ी वाले, किसी ऐसे व्यक्ति की हजारों आंखों वाली निगाहें जिसने किसी दूसरे इंसान पर स्कोप से नजर डाली हो और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया हो। उन्हें सारा को ऐसे देखा जैसे वो एक समस्या हो जिसे उसे हल करना है, या एक खतरा है जिसे उसे खत्म करना है। सज्जनों, क्रॉस ने मिशन ब्रीफ कहा। पूर्वी अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत में हकीम निशाना बनाया गया। हकीम नजरी परिसर को निशाना लगाने की सबसे अच्छी जगह से दूरी 3247 मीटर। निशाना मंगलवार और शुक्रवार सुबह 06 समय पर दिखाई देता है, अधिकतम 14 सेकंड। उन्होंने उपग्रह चित्र पिटाया। पुजारी, मुख्य निशानेबाज, मिस कॉन्सेंट्रेट, सारा, उन्होंने धीरे से कहा। क्रॉस ने उनकी तरफ देखा। माफ करें, मेरा नाम सारा है, मिस कॉन्सेंट्रेट नहीं, और अगर मैं इस टीम में हूं तो मेरे नाम का इस्तेमाल करो। कमरे में सन्नाटा छा। बोलने नाक से कोड़ी। डॉक्टर ने भौएं चढ़ाई। वायर्स ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप किया, शायद अपने जीवन बीमा को अपडेट कर रहा था। प्रीस्ट के हाव माइनस भाव नहीं बदले, लेकिन उसका हाथ अपने कॉफी कप की तरफ बढ़ा, जैसे उसे किसी चीज की जरूरत हो। क्रॉस ने उसे 5 लंबे सेकंड तक देखा, ऐसे सेकंड जहां करियर खत्म या शुरू होता है, जहां सम्मान कमाया या खोया जाता है, जहां नाम या विरासत का वजन या तो आपको कुचल देता है, ऊपर उठा देता है। सारा उपकरण सहायता प्रदान करेगी और जरूरत पड़ने पर बैकअप शूटर के रूप में काम करेगी, क्रॉस ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी नहीं थी, लेकिन यह तथ्य कि उसने उसके नाम का इस्तेमाल किया एक छोटी सी जीत की तरह लगा। बैकअप, प्रीस्ट ने कहा। उसकी आवाज में केंट की हिल्स की नरम खिंचाव थी।
सर सम्मान के साथ 3000 मीटर शॉट कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप वर्कशॉप में सीखते हैं। सहमत क्रॉस ने कहा, यही कारण है कि हम तैनात होने से पहले वो योग्य हो जाएगी। वह सारा की ओर मुड़ा। क्या तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहते? साबित करो। कल नॉन रेंज मानक मरीन योग्यता 1000 गज की दूरी पर 10 में से 7 है। वो रुक गया और सारा को लगा कि उसके बोलने से पहले ही जाल बंद हो रहा है। आपकी आवश्यकता 10 में से 10 है। परफेक्ट स्कोर 0 चूक। बुल ने धीरे से कुछ कहा। वो तीसरे शॉट पर हार मान ली। सारा मुस्कुराई, एक छोटी ठंडी अभिव्यक्ति जिससे वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे होलोवीन उसे दिखाई तस्वीरों में अपने पिता की थी। एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीरें जो खुली आंखों से मौत के मुंह में चला गया क्योंकि 40 मरीन को उसकी जरूरत थी। देखते हैं, उसने कहा। क्रॉस ने एक बार सिर हिलाया। विदा 72 घंटे में पहिए ऊपर उठेंगे, तैयार रहना। जैसे ही आदमी बाहर निकले सारा पीछे रह गई। हॉलोवे चुपचाप उसके पास आया। उसने कहा, यह एक साजिश थी। 10 में से 10 मानक नहीं है। वो मेरे लिए इसे और किसी से भी ज्यादा कठिन बना रहा है। तुम नाराज क्यों नहीं हो? हॉलोवे मुस्कुराया। ये एक उदास मुस्कान थी, एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जिसने ये नाटक पहले देखा था और जानता था कि इसका अंत कैसे हुआ। क्योंकि तुम्हारे पिता को भी यही परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा था कि वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत छोटे, बहुत घमंडी, बहुत लापरवाह। उन्होंने उसके कंधे को धीरे से दबाया। उन्होंने सटीक निशाना लगाया। फिर उन्होंने फिर से युद्ध में ऐसा किया। फिर वो एक किंवदंती बन गए। वो रुक गए। तुम रीपर नहीं हो शैडो सारा, तुम उनकी बेटी हो। एक अंतर है। सारा ने स्क्रीन पर अभी प्रदर्शित उपग्रह चित्र को देखा। वो परिसर जहां नजरी रहती थी, वो बालकनी जहां वो 14 सेकंड तक खड़ा था, न्याय पाने की एकमात्र खिड़की जो उसे कभी मिल सकती, जो उसे कभी मिल सकती। क्या होगा अगर मैं निशाना नहीं लगा पाया? उसने फुसफुसाया। फिर हम गर्भपात करते। सभी को घर ले आओ, कोई और तरीका आजमाओ। होलोवे की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। मैंने तुम्हें निशाना लगाते देखा है। मुझे पता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तुम क्या कर सकते हो। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर रुक गया। कल हर कोई देखेगा। उन्हें दिखाओ कि तुम वास्तव में। उसके जाने के बाद सारा कॉन्फ्रेंस रूम में अकेली खड़ी थी। ऊपर की लाइटें गुनगुना रही थी, एयर कंडीशनिंग फुसफुसा रही थी। इमारत में कहीं मरीन ट्रेनिंग ले रहे थे, उन जगहों पर तैनाती की तैयारी कर रहे थे जहां उनमें से कुछ की मौत हो सकती थी और सभी बदल सकते थे। वो अपने पिता के बारे में सोचती थी, उन चिट्ठियों के बारे में जो उन्होंने लिखी थी लेकिन कभी भेजी नहीं थी। उस रात के बारे में जो उसने उस प्राइवेट रेंज में बिताई थी, निशाने पर निशाना साधते हुए, जब तक कि उसके कंधे में चोट नहीं लग गई और उसके हाथ अकड़ गए। उस आदमी को समझने की कोशिश करते हुए जिसने अपनी इकलौती बेटी की जगह 40 अजनबियों को चुना था। वो हॉलोवे के फोल्डर में मौजूद 4 महिलाओं के बारे में सोचती थी। उनके करियर बर्बाद हो गए, सपने मर गए। वो व्यवस्थागत तंत्र जो हर उस व्यक्ति को कुचल देता था जो एक योद्धा की संकीर्ण परिभाषा में फिट नहीं बैठता था। वो कल के बारे में सोचती थी, उन लोगों के साथ एक रेंज पर खड़ी होने के बारे में जो उससे असफल होने की उम्मीद करते थे, जो चाहते थे कि वो असफल हो, जिन्हें उसकी असफलता की जरूरत थी ताकि उनकी विश्व दृष्टि बरकरार रहे और उसे चुनौती न दी जाए। सारा ने अपनी टूल किट उठाई, कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली, अलेक्जेंड्रिया के अपने छोटे से अपार्टमेंट में घर पहुंची। अपने पिता की राइफल मैकमिलन टीएसी फासो को खोला जिसे वो इराक और अफगानिस्तान और एक दर्जन ऐसी जगहों पर ले गए थे जहां खबरें नहीं आईं। वो राइफल उन्होंने एक वसीयत में छोड़ी थी जिसे उन्होंने एक बार पढ़ा था और फिर कभी नहीं पढ़ा क्योंकि उसके शब्द बहुत दुख देते थे। राइफल का स्टॉक उस जगह से घिस गया था जहां उनके गाल 10,000 बार दबे थे। बैरल पर रेगिस्तान की रेत और पहाड़ की धूल के छोटे माइनस छोटे निशान थे और रिसीवर पर अक्षर खुदे हुए थे। सारा के लिए रीपर की विरासत। उसने शब्दों पर अपनी उंगलियां फिराई, उनकी गहराई को महसूस किया। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर सकती हूँ। उसने खाली अपार्टमेंट में फुसफुसाया। मुझे नहीं पता कि मैं काफी हूँ। राइफल ने बेशक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सीने में कहीं उस जगह जहां यादें तर्क से ज्यादा मजबूत रहती हैं, सारा ने अपने पिता की आवाज सुनी। धैर्यवान, स्थिर वो आवाज जिसने उसे सांस लेना, दबाना, संख्याओं को रंगों के रूप में देखना और हवा को संगीत के रूप में देखना सिखाया था। तुम बहुत हो बच्ची, तुम हमेशा से ही हो। उसने राइफल केस को धीरे से बंद कर दिया, जैसे किसी बच्चे को बिस्तर में सुलाते हैं, जैसे अतीत को दूर रखते हैं ताकि भविष्य को सांस लेने के लिए जगह मिल सके। कल वो उस रेंज पर खड़ी होगी। कल वो उन लोगों का सामना करेगी जो सोचते हैं कि उसकी उपस्थिति एक मजाक या बोझ या एक राजनीतिक बयान है। कल नाथन क्रॉस उसे दूरबीन से देखेगा और उसके असफल होने का इंतजार करेगा ताकि वो पुष्टि कर सके कि वो पहले से ही क्या मानता है। कल सारा कॉन्सेंट्रेट उन्हें दिखाएगी कि भूत की बेटी क्या कर सकती है जब वो छिपना बंद कर देती है। आज रात उसने खुद को छोटी होने, डरने, सिर्फ 27 साल की महिला होने का एक आखिरी पल दिया जिसे अपने पिता की याद आती है और काश दुनिया अलग होती है और काश। फिर उसने उस एहसास को उसी जगह बंद कर दिया जहां उसने अपने डर और अपने संदेह को रखा था। उठ खड़ी हुई, युद्ध की तैयारी करने वाले किसी व्यक्ति की तरह व्यवस्थित सटीकता के साथ पत्रिकाओं को भरना शुरू कर दिया। तैनाती से 72 घंटे पहले C-17 ट्रांसपोर्ट में चढ़ने में उसे 48 घंटे बाकी थे। उन पहाड़ों की ओर जाना था जहां साम्राज्य और आदमी बराबर मात्रा में टूटे थे। लेकिन सबसे पहले कल, सबसे पहले रेंज, सबसे पहले वो पल जहां सब कुछ बदल गया या सब कुछ खत्म हो गया। सारा कॉनकिड ने 053 का अलार्म लगाया, अपने कपड़े ठीक किए, बाएं ने अपने पिता की राइफल को एक बार फिर साफ किया क्योंकि जब कुछ और समझ में न आए तो रीति माइनस रिवाज मायने रखते हैं। फिर वो बिस्तर पर गई और हवा, दूरी और पत्थर में खुद ही बालकनी के सपने देखे जहां पहाड़ों के धैर्य और गुरुत्वाकर्षण की अनिवार्यता के साथ न्याय इंतजार कर रहा था। सोने से पहले उसने आखिरी चीज जो सोची वो थी हिसाब माइनस किताब। 3247 मीटर ऊंचाई, 9200 फीट।
तापमान लगभग -2°C, हवा परिवर्तनशील 8 से 15 मील प्रति घंटा। गोली का उड़ान समय 4.2 सेकंड। कोण से कुल गिरावट 341 मिनट। सपने में उसने गोली चलाई। सपने में उसके पिता मुस्कुराए। सपने में उसे लगा कि 20 सालों से जो बोझ उसने उठाया था वो अब हल्का हो गया है। लेकिन सपने तो हकीकत की रिहर्सल होते हैं और हकीकत सामने आती चाहे आप तैयार हो या न हो। सुबह होगी, इम्तिहान होगा। मार्कस कॉन्सिनकैट की बेटी होने और सारा कॉन्सिनकैट अपनी खुद की शख्सियत, अपनी खुद की किंवदंती, अपने खुद के भूत के बीच चुनाव होगा, अपने खुद के भूत के बीच चुनाव होगा। वो सो गई। रात बीत गई और सुबह वर्जीनिया की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे कोई जल्लाद फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा हो। धैर्यवान, अपरिहार्य और बिल्कुल निर्दयी। सुबह वर्जीनिया में एक अनिच्छुक वादे की तरह आई। ठंडी, धूसर, ऐसी सुबह जो आपको नतीजों से दूर गर्म दफ्तरों में लिए गए फैसलों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। सारा 30 मिनट पहले रेंज पे पहुंच गई। वो मुश्किल से सोई थी। रात का अधिकांश समय अपने अपार्टमेंट में बिताती रही। अपने पिता की राइफल को खोलती और फिर से जोड़ती रही। एक ऐसा अनुष्ठान जो उसने हजारों बार किया था। मांसपेशियों की याददाश्त और ध्यान का मेल। हर बार जब उसके हाथ जाने माइनस पहचाने हरकतों से गुजरते तो वो उस आदमी को समझने के करीब महसूस करती जिसने डैश बेईमानी की जगह मौत को चुना। ये स्वीकार करने के करीब कि उसे भी ऐसे ही फैसले लेने पड़ सकते हैं। रेंज उसके सामने फैसले के दिन की तरह फैली हुई थी। वर्जीनिया की 1000 गज की जमीन पतझड़ की। घास शुरुआती ठंड से भूरी हो गई। दूर का लक्ष्य बिना आवर्धन के मुश्किल से दिखाई दे रहा था। बस एक काली आकृति काली धरती पर इंतजार कर रही थी। क्रॉस की टीम किसी अंतिम संस्कार में पंजा उठाने वालों की तरह इकट्ठा हुई। वे कॉफी और थर्मस लेकर आए थे। उनके हाँ माइनस भाव में संदेह था। उन लोगों का सहज आत्मविश्वास जिन्होंने ये फिल्म पहले देखी थी और जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। कर्नल हॉलोवे अलग खड़े थे, कुछ नहीं बोले। उन पर उनका विश्वास या तो अटल था या गलत। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या था और यह अनिश्चितता उसे भूख की तरह खा रही थी। 8 मरीन प्रशिक्षक भी इकट्ठा हुए। ये बात क्वांटिको में सूखी घास के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई थी। रीपर कॉन्सिनकैट की बेटी योग्यता का प्रयास कर रही थी। वे विरासत को देखने या उसे ढहते देखने आए थे। किसी भी तरह ये बताने लायक कहानी होगी। उसकी घड़ी को क्रॉस। घड़ी की मूवमेंट सटीक और किफायती थी। उस आदमी के हर रूप में दशकों के युद्ध के अनुभव से निपुणता झलक रही थी। तुम शुरुआती हो, सारा ने कहा। उसने धीरे से जानबूझकर अपनी राइफल केस खोली। अंदर बैरेट MA-21 एक सर्जिकल उपकरण की तरह चमक रहा था। मानक मुद्दा उसके पिता की राइफल नहीं, वो घर पर ही रह गई। इस विशेष तरह की परीक्षा के लिए बहुत पवित्र। उसे बाद में पहाड़ों पर इसकी जरूरत पड़ेगी जहां हवा पतली थी और दांव गौरव से ज्यादा जान पर तौला जाता था। सारा ने राइफल को किफायती तरीके से जोड़ा। स्टॉक, बैरल, स्कोप, मैगजीन, हर क्लिक और स्नैप सटीक, कोई भी बेकार हरकत नहीं। हथियार उसके हाथों में ऐसे आ गया जैसे वो उसके स्पर्श का इंतजार कर रहा था, जैसे उसने उसमें कुछ ऐसा पहचान लिया हो जो देखने वाले लोग नहीं देख सकते थे। मौसम ने खुद को बताया। 3 बजे से 18 मील प्रति घंटे की क्रॉसविंड। तापमान 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंड सुअर। बैरल पिछले शॉट से गर्म नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि उसका पहला राउंड बाकी से अलग होगा। उसे इसका हिसाब लगाना होगा, इसका हिसाब लगाना होगा। भरोसा करना होगा कि उसके पिता की सीख तब भी सही रहेगी जब बाकी सब अनिश्चित लगे। बुल ने सिगरेट जलाई। ठंडी हवा में धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। डॉल्फ एंडोर का कहना है कि वो शॉट 3 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं ये कदम उठाऊंगा, डॉक्टर ने धीरे से कहा। उनके आयरिश लहजे ने कहा। शब्द लगभग कोमल लग रहा था। 20 का मतलब है कि वो 7 बना, 50 का मतलब है कि वो सभी 10 बनाती, हॉलोवे ने घोषणा की। हर कोई उसे घूरने लगा, यहां तक कि क्रॉस के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए। कुछ ऐसा जो शायद गंभीरता से लिया गया हो या फिर शर्त की धृष्टता के प्रति सम्मान। कर्नल प्रीस ने कहा, यह एक मूर्खतापूर्ण शर्त है। केंटकी में उसकी जीत से ऐसा लग रहा था कि ये एक दोस्ताना सलाह है, लेकिन उसकी आंखों में सारा के हिसाब माइनस किताब थे। सारा पढ़ नहीं पाई। परफेक्ट स्कोर पर नजर रखी जा रही है, ये वास्तविक नहीं है। तो फिर इसे ले लो, हॉलोवे ने समान रूप से उत्तर दिया। प्रीस ने नहीं। सारा अपनी स्थिति में आ गई, पेट के बल लेटी हुई, दोनों पैर फैलाए हुए और पक्की मिट्टी पर मजबूती से टिके हुए। बायां हाथ स्टॉक को सहारा दे रहा। दायां हाथ ट्रिगर गार्ड के बाहर ग्रिप उंगली पर हल्का सा था जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। राइफल का वजन 30 पाउंड था। पल का वजन और भी ज्यादा था। उसने अपनी नजरें स्कोप पे गड़ा दी। दुनिया क्रॉसहेयर, लक्ष्य, हवा, गणित, सांस लेने और धैर्य तक सीमित हो गई। बाकी सब कुछ पीछे छूट गया। देखने वाले लोग, ठंड, दबाव, ये सब एक बुनियादी सवाल की शुद्ध सादगी में घुल गया। उसके पिता की आवाज यादों में गूंज रही थी, सूर्योदय की तरह धैर्यवान। हवा को महसूस करो, इसका हिसाब मत लगाओ, इसे महसूस। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। घास को रहस्य फुसाते हुए सुना ठंडी हवा को। ठंडी हवा को दाईं ओर से अपने गाल को चूमते हुए महसूस किया। लगातार, स्थिर, अभी तक कोई झोंका नहीं। 18 मील प्रति घंटे का मतलब था कि उसे इस दूरी पर हवा के बहाव की भरपाई के लिए 4.2 मिनट के कोण को सही करने की आवश्यकता थी। ठंडी हवा और परिवेश के तापमान के लिए तापमान सुधार 0.8 MOA। कुल समायोजन 5.0 MOA सही। उसके हाथ लंबे अभ्यास की स्वायत्तता के साथ चले। स्कोप के विंडोज नॉब को समायोजित करना। क्लिक 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 क्लिक। 1/4 मुआ। 20 क्लिक सही। ठंडी हवा के लिए 3 क्लिक नीचे। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी सांस स्थिर हो गई। 4 गिनती में सांस लेना, 4 गिनती में सांस छोड़ना।
हृदय गति 68 से गिरकर 56 बीट प्रति मिनट हो गई। राइफल उसके शरीर का विस्तार बन गई। मांस और धातु के बीच कोई अलगाव नहीं, इरादे और निष्पादन के बीच। वो कौन थी और वह क्या बन रही थी? लक्ष्य बैठ गया 1000 गज की दूरी पर। बीच में 10 इंच का एक्स माइनस रिंग। निशाना लगाओ कि तुम निशानेबाज, 10 बार निशाना, तुम स्नाइपर हो। सारा ने आधी सांस ली। दिल की धड़कनों के बीच ट्रिगर दबाया। बैरेट दहाड़ा। 50 कैलिबर का गुस्सा, इंजीनियरिंग से नियंत्रित और भौतिकी से मुक्त। झटका उसके कंधे पर दैवीय प्रतिशोध की तरह लगा, लेकिन वो सह गई। स्कोप के जरिए निशाने पर रही और देखती रही। 3 सेकंड बाद गोली के 1000 गज दूर जाने में जितना समय लगा, निशाना कांप उठा। दूरबीन से बुलाए गए मरीन प्रशिक्षकों में से एक पर निशाना लगा। एक्स माइनस। बुल ने अपनी सिगरेट गिरा दी। सारा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने अगला राउंड चैम्बर में डाला। रेशम की तरह चिकनी बोल्ट एक्शन फिर से अपनी जगह पर आ गई। वही हवा, वही गणना, वही ठंडी यांत्रिक प्रक्रिया जिसने दूर से ही विचार को मौत में बदल दिया। गोली 2 इंगा एक्स माइनस रिंग, गोली 3 गामा एक्स माइनस रिंग का माइनस, गोली 4 गामा एक्स माइनस। गोली 7 तक मरीन रुक चुके थे। बातचीत हो रही थी, केवल घास में हवा चलने, बैरेट की गड़ाहट और कागज पर गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। सारा ने 8 और फिर 9 गोलियां चलाईं। हर गोली एक जैसी थी, लेकिन हर गोली का असर बहुत जबरदस्त था। राइफल शब्दों से भी पुरानी भाषा बोल रही थी। सटीकता, महारत और विरासत में मिले हुनर की भाषा, जो तब तक बरकरार रही जब तक कि हुनर से बढ़कर कुछ और नहीं बन गई। देखने वाले पुरुष इसे खारिज नहीं कर सकते थे या लिंग और क्षमता के बारे में सहज कहानियों से समझा नहीं सकते थे। उसने 10वीं गोली चलाई। आंख बार राइफल को संभाला। उसकी सांसें नियंत्रित थीं। दिल की धड़कनें 54 बीट प्रति मिनट पर स्थिर थीं। ठंड उसकी हड्डियों में समा गई थी, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। वो दिल की धड़कनों के बीच उस जगह पर मौजूद थी जहां दुनिया स्थिर, शाश्वत और परिपूर्ण थी। निशाना साधते हुए क्रॉस की चीख एक चाबुक की तरह पूरे रेंज में गूंज उठी। इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती, नीचे की ओर निशाना बाएं से दाएं चलने लगा। उसे ऐसे तारों से खींचा जा रहा था जिनके बारे में उसे भी नहीं। 3 मील प्रति घंटे की पार्श्व गति, मानक योग्यता का हिस्सा नहीं, उचित नहीं। हर सहज ज्ञान विरोध की चीखें लगा रहा था। ये परीक्षा नहीं थी, ये यथार्थवाद का जामा पहनाया गया विध्वंस था। क्रॉस उसे विफल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने पूर्वाग्रहों की पुष्टि कर सके और अपनी टीम के बारे में अपनी सहज निश्चितताओं के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन सारा के हाथों ने सहज ज्ञान की नहीं सुनी। उन्होंने उस निजी रेंज में हजारों घंटों तक प्रशिक्षण लिया, ऐसी परिस्थितियों में शूटिंग की जो उसके पिता ने जानबूझकर असंभव बना दी थी। हिलते हुए लक्ष्य, हवा, बारिश, बर्फ, अंधेरा। जब परिस्थितियां एकदम सही होती हैं तो रीपर ने अपने एक पत्र में लिखा था, तुम प्रशिक्षण नहीं ले रहे हो, तुम बस वही पुष्टि कर रहे हो जो तुम पहले से जानते हो। सारा ने अपने स्कोप से लक्ष्य को ट्रैक किया, लीड टाइम की गणना की। 1000 गज की दूरी पर 3 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाले लक्ष्य को लक्ष्य की गति और गोली की उड़ान समय दोनों की भरपाई के लिए 14 इंच लीड की आवश्यकता थी। शायद 15 इंच, क्योंकि क्रॉसविंड गोली को दाईं ओर धकेल रही थी। उसने निशाना बदला, लक्ष्य को आगे रखा। सांस नियंत्रित थी, हृदय गति स्थिर थी। बाकी सब कुछ देखने वाले लोग, ठंड, संशोधित, परीक्षण की अनुचितता, अप्रासंगिक हो गया। उसने ट्रिगर खींचा। बैरेट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। उड़ान के 4 सेकंड का समय वर्षों जैसा लगा। गोली एक्स माइनस रिंग को भेदती हुई लक्ष्य के बीच में ही जा लगी, कमा जैसे नियति को पहले से पता था कि कॉपर की परत चढ़ी शीशे का वह टुकड़ा कहां जाकर गिरेगा। मरीन प्रशिक्षक की आवाज में कुछ ऐसा था जो शायद श्रद्धा का भाव था। एकदम बीच में चलता हुआ निशाना, ईसा मसीह। सारा ने राइफल संभाली और धीरे से खड़ी हो गई। उसके कंधे पर चोट लग सकती थी। लगातार 10-50 कैलिबर की गोलियों से ऐसा होना तय था, लेकिन दर्द दूर, महत्वहीन। शारीरिक विशालरिक संवेदनाओं की विशाल सूची में एक और डेटा पॉइंट था जिसे आपको संसाधित और अनदेखा करना पड़ता है। वो क्रॉस और उसकी टीम की ओर मुड़ी। कोई नहीं बोला। खामोशी में वजन था, बनावट थी, ऐसी खामोशी जो चमत्कार या आपदा के बाद होती है। सीवे, जब भाषा विफल हो जाती है और केवल गवाह सच्चाई बचती है तो आगे बढ़ते हैं, बजरी पड़ते हैं, बजरी पे जूते चरचराते हैं। वो सिर्फ 3 फीट की दूरी पर रुक गया, इतना करीब कि वो हर रेखा को देख सकती थी जो युद्ध ने उसके चेहरे पर उकेरी थी। हर निशान, हर साल कठिन जगहों पर लिए गए कठिन फैसलों का। उसने उसके हाथों में बैरेट को देखा। एक तकनीशियन के लिए काफी खिलौना है। ठंडी सुबह की हवा में शब्द लटके हुए थे, तिरस्कारपूर्ण, तीखे, ये परखते हुए कि क्या वो हार को स्वीकार करेगी या पीछे हटेगी। क्या उसने सीखा है कि कभी सबसे कठिन लड़ाई गोलियों से नहीं, शब्दों से लड़ी जाती है। सारा को अपने सीने में कुछ जलता हुआ महसूस हुआ, गुस्सा नहीं, कुछ ठंडा, अधिक सटीक। उसने उसकी ओर देखा। 6 इंच की ऊंचाई का अंतर अचानक कुछ भी नहीं था। आपको लगता है कि ये एक है। उसकी आवाज समान, लगभग कठोर, बिल्कुल शांत थी। ये बैरेट 50 कैलिबर है। इस राइफल ने सबसे अधिक दूरी पर हत्या की पुष्टि की है, जो अधिकांश स्नाइपर्स पूरे करियर में नहीं करते हैं। इसने दुश्मन के लड़ाकों को इतनी दूर से मार गिराया है जितनी आपने कभी कोशिश भी नहीं की। वो एक कदम और करीब आई, उसकी पुतलियां फैलती हुई देखने के लिए, इतने करीब कि वो पीछे हटे बिना अपनी आंखें नहीं हटा सकता था। और मैं कोई तकनीशियन नहीं हूं, कमांडर। मैं मार्क्स कॉन्सेंट कैट की बेटी हूं। सीमा इतनी पूर्ण खामोशी में थी कि सारा अपनी खुद के दिल की धड़कन सुन सकती थी।
अभी भी 56 बीट प्रति मिनट पर स्थिर, अभी भी नियंत्रित, अभी भी ये साबित कर रही थी कि वो डर या संदेह से कहीं ज्यादा यहाँ की है, या देखने वाली आंखों का भार उसे अन्यथा समझा सकता था। क्रॉस ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों के पीछे हो रहा हिसाब माइनस किताब लगभग साफ दिखाई दे रहा था। पुनर्मूल्यांकन, पहचान, कुछ ऐसा जो सम्मान हो सकता है, कुछ ऐसा जो निश्चित रूप से पूर्वाग्रह था। एक ऐसे व्यक्ति का आंतरिक युद्ध जिसकी निश्चितताओं को अभी ऐसे सबूतों से चुनौती दी गई थी जिन्हें वो खारिज नहीं कर सकता था। हॉलोवे की आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। कोई और सवाल, नाथन? क्रॉस का जबड़ा खड़ा। उसने सारा को 5 सेकंड तक देखा, फिर पीछे हट गया, जगह बनाते हुए, कुछ ऐसा स्वीकार करते हुए जिसके लिए उसके पास अभी तक शब्द नहीं। तैयार हो जाओ, उसने कहा। हम कल सुबह 06 बजे उठेंगे। टीम में आपका स्वागत है। वो मुड़ा और चला गया। उसके आदमी चुंबक द्वारा खींचे गए लोहे के बुरादे की तरह उसके पीछे माइनस पीछे आ रहे, लेकिन डॉक्टर सारा के पास रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने 30 सालों में या तो सबसे बहादुरी भरी या सबसे बेवकूफ़ी भरी हरकत देखी है, उसने धीरे से कहा। मुझे बहादुरी की उम्मीद है। मैं भी, सारा ने फुसफुसाया। उनके जाने के बाद हॉलोवे आया। तुम्हारे पिता को गर्व हुआ होगा। सारा की आवाज फटी हुई थी। एड्रेनालाइन आखिरकार कम होने लगा था और उसके पीछे थकान थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यही चाहता हूं या बस हर कोई यही उम्मीद करता है। शायद दोनों में से कोई भी नहीं। हॉलोवे ने 1000 गज दूर लक्ष्य की ओर देखा जहां 10 गोलियों ने अपना फैसला लिख दिया था। तुम्हारे लिए। सारा ने अपने हाथों में बैरेट को देखा। उसके पिता ने भी ऐसी ही राइफल रखी थी। उसे लोगों मारा था, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। मेरे लिए। हॉलोवे मुस्कुराया। अच्छा, यही एक वजह है जो मायने रखती है। उस रात सारा ने अपने छोटे से अलेक्जेंड्रिया अपार्टमेंट में सामान पैक किया। अनुष्ठान औपचारिक और धार्मिक था। पहाड़ों की ठंड के लिए डिजाइन किए गए कपड़े, मेडिकल सप्लाई, प्रोटीन बार जिसका स्वाद कार्डबोर्ड जैसा था लेकिन आपको जिंदा रखता था, अतिरिक्त मोजे। उसके पिता को सूखे मोजे बहुत पसंद थे। कुछ खास मौसमों में गीले पैर दुश्मन की गोलियों से ज्यादा सैनिकों को मारते हैं। और फिर उसने अपनी अलमारी के पीछे से हार्ड केस निकाला। उसके अंदर रखी राइफल स्टैंडर्ड नहीं थी। कस्टम मैकमिलन टैग 50, बोल्ट एक्शन 50 BMG 42, एलबिस आरडी सटीक इंजीनियरिंग। उसके पिता की राइफल उसे एक वसीयत में मिली थी जिसे उसने एक बार पढ़ा था और फिर कभी नहीं, क्योंकि उसके शब्द बहुत दुख देते थे। स्टॉक घिस गया था जहां उसका गाल 10,000 बार दबा था। बैरल पर रेगिस्तान की रेत और पहाड़ी धूल के कारण छोटे खरोंच थे और रिसीवर पर खुद के बनाए अक्षरों में खुदे हुए थे। सारा के लिए रीपर की विरासत। उसने अपनी उंगलियां शब्दों पर फिराई, उनकी गहराई को महसूस किया। सोच रही थी कि क्या वो कभी उन शब्दों से बनी जगह को भर पाएगी। उम्मीद, बोझ, किसी की बेटी होने का असंभव मानक जब वो कोई किंवदंती हो। उसने केस को धीरे से बंद किया, जैसे किसी बच्चे को बिस्तर में सुला रही हो। कल वो युद्ध के लिए जाने वाले C-17 ट्रांसपोर्ट में सवार होगी। कल उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो उस पर शक करते हैं, और एक ऐसा मिशन जो उसे मार सकता है, और एक ऐसा निशाना जिसने उस आदमी की हत्या की है, जिसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो मायने रखता है। कल सारा कॉन्सेंट्रेट छिपना बंद कर देगी। आज रात उसने खुद को छोटा होने, डरने, सिर्फ 27 साल की महिला होने का एक आखिरी पल दिया जो अपने पिता को याद करती थी और चाहती थी कि दुनिया अलग हो। फिर वो खड़ी हुई, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह यांत्रिक सटीकता के साथ मैगजीन भरना शुरू कर दिया जिसने समाधान के बजाय हिंसा को एक उपकरण के रूप में स्वीकार कर लिया हो। 72 घंटे 48 हो गए थे। उल्टी गिनती तेज हो रही थी। C-17 ग्लोब M के इंजन चला रहे थे, भौतिक विज्ञान और जोर के लिए उनकी धातु की प्रार्थना। सारा कार्गो बे में बैठी थी, क्रॉस की टीम से घिरी हुई थी। उसके घुटनों के बीच उसकी राइफल का केस था। वो उन पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी जिन्होंने समाज और पुरुषों को समान रूप से तोड़ा था। क्रॉस उसके सामने बैठा था, लाल ओवरहेड लाइट में मिशन के दस्तावेजों का अध्ययन कर रहा था। चमक से वो बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था, जैसे कमांड का बाहर उसकी हड्डियों में था, जो उसकी संरचना में इतनी गहराई से समा गया था कि उसे हटाने से वो ढह जाएगा। 20 मिनट बाद उसने ऊपर देखा। आपके पिता। कोई सवाल नहीं, बस एक शुरुआत बातचीत का निमंत्रण जो पूछताछ जैसा लग रहा था। सारा ने इंतजार किया। रमानी 2003। क्रॉस जारी रहा। काफिले पर विद्रोही घात। रीपर ने 1400 मीटर की दूरी से गोली चलाई। 4 टैंगो 6 सेकेंड 40 मरीन को बचाया। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सारा ने पहले नहीं सुना था। श्रद्धा और दुख का मिश्रण। एक ऐसे व्यक्ति का स्वर जो किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहा हो जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। मैं उन मरीन में से एक था। सारा को क्रॉस के बारे में अपनी समझ में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वो बस इतना ही नहीं था रीपर का छात्र, वो रीपर का ऋणी था। 39 लोगों में से एक जिनकी जान उसके पिता की सटीकता और जोखिम। सारा ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे कभी युद्ध की कहानियां नहीं सुनाई, केवल प्रशिक्षण, केवल तकनीकी पहलू, हत्या के बारे में कभी नहीं। क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे पास एक विकल्प हो, क्रॉस ने जवाब दिया। वो चाहता था कि तुम इस जीवन को चुनो, उसे विरासत में न लो, उसकी विरासत के लिए बाध्य न हो। उसने दस्तावेजों को मोड़ दिया। इशारा अंतिम लगा, जैसे वो एक बातचीत को दूसरी के लिए जगह बनाने के लिए रख रहा हो। वर्कशॉप क्यों? क्रॉस ने पूछा। तुम अपनी पहचान क्यों छिपा रही? सारा ने अपने घुटनों के बीच रखे राइफल केस को देखा, उस सख्त प्लास्टिक को जिसने उसके पिता की सबसे कीमती चीज को
सुरक्षित रखा था, एक उपहार और एक अभिशाप की भौतिक अभिव्यक्ति को एक साथ इतनी मजबूती से लिपटा हुआ था कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। उनकी रीपर की बेटी होना एक स्मारक को ढोने जैसा है। उसने कहा, हर कोई मानता उत्कृष्टता विरासत की उम्मीद करता है, और मैं बस यही कह रही हूँ कि तुमने आखिर में चलते हुए लक्ष्य के साथ टेंस में से 10 पर निशाना साधा। क्रॉस ने टोका। शीत युद्ध के बुरे हालात में पूरी टीम देख रही थी और जज कर रही थी। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम असाधारण हो या भाग्यशाली हो। किस्मत को आप हुनर कहते हैं जब आप उसका श्रेय नहीं लेना चाहते। क्रॉस आगे झुक गया। लाल बत्ती ने उसके घाव को और बड़ा और स्पष्ट कर दिया। यह याद दिलाता है कि उसने सिद्धांत के बजाय अनुभव से युद्ध क्षमता को आंकने का अधिकार अर्जित किया है। अफगानिस्तान में छिपने की कोई जगह नहीं, उसने जारी रखा। लोग तब मरते हैं जब योद्धा कुछ कमतर होने का दिखावा करते हैं, जब वे डर या विनम्रता या आत्ममान्य संदेह को अपनी प्रभावशीलता से समझौता करने देते हैं। पर अगर मैं काफी अच्छा नहीं हूं तो आप चूक जाएंगे, हाई क्रॉस ने सरलता से कहा। है आपने नहीं की। कार्गो बेस अशांति से कांप उठा। सारा को लगा कि उसका पेट गिर गया, फिर स्थिर हो गया। वास्तव में गिरे बिना गिरने का एहसास। हॉलोवे के उसकी कार्यशाला में आने के बाद से हफ्तों में यही एहसास उसकी जिंदगी बन गया था। मुझे फालूजा के बारे में बताओ, उसने धीरे से कहा। क्रॉस शांत हो गया। हर मांसपेशी अकड़ गई। अनुशासन के बजाय आघात से आने वाली शांति की तरह है। तुम क्या जानना चाहते हो? सब कुछ। उसकी मौत कैसे हुई? उसने क्या कहा? वो उस जाल में क्यों फंसा? हॉलोवे ने बताया था कि वो एक जाल था। सारा ने सिर हिलाया। क्रॉस 30 सेकंड तक चुप रहा। जब उसने आखिरकार बोला, उसकी आवाज बदल चुकी थी, सपाट हो गई थी। जिस तरह से आवाजें सपाट हो जाती हैं जब वो ऐसी घटनाओं का वर्णन करती हैं जो इतनी दुखदायी होती हैं कि याद करने पर भी महसूस नहीं होती। हमें पता था कि कुछ गड़बड़ है। इंटेल बहुत सही था, सेटअप बहुत सुविधाजनक था। रीपर ने कहा कि हमारे सबसे अच्छे स्नाइपर को बाहर निकालने के लिए बनाया गया चारा था। क्रॉस ने नजरें फेर ली। मैं रुकना चाहता था, लेकिन 40 मरीन 2 क्लिक दूर थे। उन्हें कवरिंग फायर की जरूरत, पीछे हटने के लिए समय चाहिए था। इसलिए पिताजी ने स्वेच्छा से सकी नहीं, उन्होंने मुझे रुकने का आदेश दिया। कहा कि उन्हें ही रुकना होगा क्योंकि वो सबसे अच्छे निशानेबाज, सबसे अनुभवी और सबसे अच्छे मौके वाले व्यक्ति थे। और क्रॉस की आवाज फुसफुसाहट से भी कम हो गई। मेरे लिए उनके आखिरी शब्द थे सारा से कहना कि मुझे माफ कर दो, उसे मुझसे बेहतर बनने के लिए कहो, सिर्फ मेरे जैसा नहीं। सारा को लगा कि आंसू आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया। यहाँ नहीं, अभी नहीं, क्रॉस के सामने नहीं, जब उसे जरूरत थी कि वो उसे एक दुखी बेटी के बजाय एक योद्धा के तौर पर देखे। मैं 20 सालों से उस संदेश को लेकर चल रहा हूँ, क्रॉस ने कहा। नहीं जानता था कि उसे कैसे पहुंचा। नहीं जानता था कि तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम क्या बन सकते हो। उसने अपना सिर हिलाया। लेकिन कल तुम्हें गोली चलाते हुए देखकर जिस तरह तुमने दबाव और बदली हुई परिस्थितियों और जानबूझकर की गई तोड़फोड़ को संभाला, वो रुक गया। तुम पहले से बेहतर हो, बस तुम्हें अभी तक इसका एहसास नहीं। C7 ने ब्रैम एयरफील्ड की ओर उतरना शुरू कर दिया। सारा ने अपने कानों में दबाव में बदलाव महसूस किया। यात्रा से आगमन तक सिद्धांत से वास्तविकता में बदलाव, सिद्धांत से वास्तविकता में बदलाव। कमांडर नाथन ने सुधार किया। इस टीम में हम पहले नामों का उपयोग करते हैं, पदानुक्रम विश्वास से कम मायने रखता है। नाथन, सारा ने सावधानी से कहा, जब हम स्थिति में हो, अगर गोली पुजारी की बजाय मुझ पर आ जाए तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? क्रॉस ने उसे बहुत देर तक देखा। लाल बत्ती की वजह से उसके चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से पढ़ना असंभव था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इस दुनिया में विश्वास आसानी से नहीं मिलता। ये दोहराव, प्रमाण और ऐसे प्रदर्शन से अर्जित किया गया था जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने अंत में कहा, जब हम लक्ष्य पर पहुंच जाएं तो मुझसे फिर से पूछना। जो कि हाँ तो नहीं था, लेकिन ना भी नहीं था। विमान ने जोर से जमीन पर कदम रखा। टायर रनवे से टकराकर चीख रहे थे। सारा कॉन्सनकैट अपने पिता की राइफल और एक विरासत लेकर अफगानिस्तान पहुंची, जिससे वो 20 साल तक भागती रही थी। लेकिन वो समझ रही थी कि भागना तभी तक कारगर होता है जब तक आप मुड़कर नहीं देखते कि आपका पीछा कौन कर रहा है। और सारा ने भागना बंद कर दिया। फायरबेस फिनिक्स 8 तक चिपका हुआ था, पहाड़ की ढलान पर चिपका हुआ था जैसे कोई बार्नेकल किसी जहाज के पतवार से चिपक जाता है। हताश, जिद्दी, हवा या मौसम या तालिबान लड़ाकों के सामने झुकने को तैयार नहीं, जो शिकारियों की तरह शिकार का परीक्षण। चिनूक के रोटर पतली हवा में ढोल की तरह बज रहे थे। सारा रैंप से उतरी और ठंड में उसके सामरिक गियर में छेद हो गया और उसे अपनी हड्डियां मिल गईं। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति 12 मील प्रति घंटा, जो 18 तक पहुंच सकती है। ऐसी ठंड जिससे धातुएं त्वचा से चिपक जाए, सांस बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाए, जिससे लापरवाह सैनिक नींद में मर जाए। बुल ने अपने बैग को कंधे पर रखते हुए कहा, नरक की प्रतीक्षालय में आपका स्वागत है। टेक्सास में उसकी बंदूक से ऐसा लग रहा था कि वो दोस्ताना है, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। सूर्यास्त के बाद तापमान 10 डिग्री और गिर जाता है। आपके हथियार में ठंड लग जाती। बेहतर होगा कि आप उस फैंसी राइफल की जांच करें। सारा ने कुछ नहीं कहा। उसने पहले ही गणना कर ली थी। इस ऊंचाई और तापमान पर उसकी गोली का बैलिस्टिक गुणांक बदल जाएगा। कम वायु प्रतिरोध का मतलब है समतल प्रक्षेप वक्र, लेकिन अधिक हवा का बहाव भी ठंड पाउडर जलने की दर को प्रभावित करेगी, जिससे थूथन वेग लगभग 30 फीट प्रति सेकंड कम हो जाएगा। ये ऐसे विवरण थे जो अच्छे स्नाइपर्स को मृत लोगों से अलग करते थे। फायरबेस कमांडर ने उन्हें एक प्लाईवुड झोपड़ी में जानकारी दी जिसमें हताशा में डीजल ईंधन की गंध आ रही थी। एक मरीन कैप्टन जो 12 साल का दिखता था लेकिन अपनी उम्र से अधिक थका हुआ था। उसकी आंखों में खोखली नजर थी, जैसे किसी ने आदमी को डाइट पर भेजा हो और उसे फिर से ऐसा करना पड़े। टारगेट कंपाउंड नहीं है। उसने पोस्टर के आकार की सैटेलाइट इमेज ली।
80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ऊंचाई 9,200 फीट। इंटेल ने पुष्टि की कि नाजारी का निवास है। मंगलवार और शुक्रवार की सुबह पूर्व बालकनी में दिखाई देता है। स्थानीय समय अनुसार लगभग 14 सेकंड। लगभग पुजारी आगे झुका। उसकी कैंट की ड्रॉप है शिवर रुचि के साथ तेज हो रही है। 12 से 16 सेकंड परिवर्तनशील। वो टाइमर सेट नहीं कर रहा है। सुरक्षा क्या है? क्रॉस ने पूछा। 30 से 40 लड़ाकू गश्त करते हैं, लेकिन अनुमानित वे हर 4 घंटे में परिधि की सफाई करते हैं। आपकी घुसपैठ की खिड़की आज रात 2200 बजे है। अगली गश्त कल 0200 बजे है। सारा ने दानेदार सैटेलाइट रेजोल्यूशन के माध्यम से परिसर का अध्ययन किया। 3 इमारतें यू माइनस आकार में व्यवस्थित हैं। पूर्वी बालकनी मुख्य संरचना से एक बात के विचार की तरह उभरी हुई थी। शायद 6 फीट चौड़ी जमीनी स्तर से 30 फीट ऊपर। कोई कवर नहीं, कोई छिपाव नहीं। 14 सेकंड तक वहां खड़ा कोई भी व्यक्ति या तो मूर्ख था या आश्वस्त। नजरी मूर्ख नहीं था। क्रॉस ने कहा, शूटिंग के लिए सबसे अच्छी जगह। उसकी उंगली ने नक्शे का पता लगा। यहाँ रिज ने टारगेट बालकनी से 247 मीटर की दूरी तय की। सारा के दिमाग ने तुरंत इसे बदल दिया। 2 मील और 135 फीट। ऐसी दूरी जहां गोलियां उड़ने से ज्यादा गिरी, जहां हवा आपकी दुश्मन सहयोगी बन जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसके इरादों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। हवा की स्थिति, पुजारी ने पूछा। 815 मील प्रति घंटे की थर्मल धाराओं के साथ दिशा बदलती है। सुबह की शूटिंग विंडो सबसे शांत स्थिति होती है, जिसका मतलब है कि फिर भी लगभग असंभव है। क्रॉस ने अपनी टीम को देखा। सवाल सिर्फ एक, सारा ने धीरे से कहा। सभी मुड़े। ये ली जगह किसी ने वास्तव में पुष्टि की है कि नजरी ठीक 0600 बजे दिखाई देती है, या ये देखे गए दिखावे का औसत है? कप्तान ने आंखें झपकाई, कागजों को फेरबदल किया। एक अलग दस्तावेज मिला। 6 महीनों में अवलोकन 05 टन से 0607 के बीच दिखाई देता है। इसलिए हमारे पास 14 मिनट का समय है, जहां वो 14 सेकंड के लिए दिखाई दे सकता है। सारा ने कहा। उसने क्रॉस को देखा। सुरक्षा से बचने के लिए समय की गणना बदल जाती है। क्रॉस के चेहरे के हाव माइनस भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ बदल गया। पहचान, स्वीकृति कि उसने एक ऐसी जानकारी पकड़ ली है जो वो चूक गया था, कि उसका योगदान ट्रिगर दबाने से कहीं ज्यादा था। उसने कहा, अच्छी पकड़। हम 0550 विंडो के आधार पर गश्त का समय समायोजित करते हैं। वे 2200 बजे बिना चांदनी के आकाश में फायरबेस फिनिक्स से रवाना हुए। हिंदू कुश ने उन्हें जोना की तरह वेल में निकल लिया। अंधेरा, पूर्ण, परिवर्तनकारी। सारा ने 107 पाउंड उठाया। 65 पाउंड रॉक, 42 पाउंड मैकेमिलन टैग 50। उसका अपना शरीर का वजन 118 पाउंड था। जीन गणित सरल और क्रूर था। वो अपने शरीर के वजन का 91% लेकर 18 किलोमीटर की पहाड़ी पर चढ़ रही थी। 600 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रही थी, उस तापमान में जो मिनटों में त्वचा को झुलसा सकता था। बुल ने गति निर्धारित की। तेज, आक्रामक, परीक्षण। सारा खेल समझ गई। साबित करो कि तुम उसके साथ नहीं, साबित करो कि तुम यहाँ की नहीं। उसने अपने जीवन में इस नृत्य को पहले भी सैकड़ों छोटे देखा था। दरवाजे बंद थे, अवसर छीन लिए गए थे। सम्मान उन मानकों को पूरा करने पर निर्भर था जो किसी और को पूरा नहीं करने थे। इसलिए उसने गति बनाए रखी, अपनी सांसों को नियंत्रित किया। नाक से 4 गिनती अंदर, मुंह से 6 गिनती बाहर। ऑक्सीजन अधिकतम, हृदय गति 122 बीट प्रति मिनट पर स्थिर, ऊंची लेकिन टिकाऊ। पहाड़ अंधेरे में छाए हुए थे, चट्टाने और बर्फ के टुकड़े जो तारों की रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। तब टीम प्रत्येक ऑपरेटर के बीच 30 फीट की दूरी पर सामरिक स्तंभ में आगे बढ़ रही थी। आंखें उन खतरों को स्कैन कर रही थी जो छाया या दूरी से हो सकते थे, या जो भौतिकी और प्रक्षेप वक्र फिर से संरेखित हो तो गलत जगह पर होने की साधारण बदकिस्मती। डॉक्टर पहले घंटे के बाद सारा के पास वापस आ गया। क्या तुम रुक रहे हो? वो बैग भारी है, मुझे पता है, मैं ठीक हूं। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर से हिलाया और फिर से आगे बढ़ गया। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी स्वीकृति। लेकिन इस दुनिया में छोटी माइनस छोटी स्वीकृतियां सम्मान में बदल जाती हैं, जैसे छोटी धाराएं नदियों में बदल जाती हैं। 03:15 बजे वे फायर बेस फीनिक्स से 8 किलोमीटर, टारगेट कंपाउंड से 8 किलोमीटर दूर थे। उन जगहों के बीच, घाटी के आधे रास्ते पर जहां सैनिक सबसे अधिक असुरक्षित थे, जहां घात लगाकर हमला किया जा सकता था, जहां गलतियां हताहतों की संख्या में बदल जाती। वायर का चलना अचानक रुक गया। उसकी मुट्ठी ऊपर उठ गई। रुकने का सार्वभौमिक सैन्य संकेत। सभी रुक गए। सारा का हाथ उसकी M4 कार्बाइन पर चला गया। चयन करता एक क्लिक के साथ सुरक्षित से अर्थ में बदल गया, जो पहाड़ की खामोशी में बहुत तेज था। वायर घुटनों के बल बैठ गया, रास्ते की जांच कर रहा था। उसका हाथ धीरे मसीरे आगे बढ़ा, मिट्टी में कुछ खोज रहा था। फिर उसने क्रॉस की ओर देखा और अंधेरे में भी सारा उसकी आंखों में डर देख सकती थी। वायर फुसफुसाए। शब्द बिजली की तरह लगा। सारा की ट्रेनिंग ने बिना कुछ सोचे मायने समझे काम कर। वो पूरी तरह से जम गई, सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसकी हर मांसपेशी अकड़ गई थी। IED, तात्कालिक विस्फोटक उपकरण, छिपी हुई प्रेशर प्लेट या आर्टिलरी शेल या घर में बने विस्फोटकों से जुड़ी ट्रिप वायर। हिंदू कुश इनसे अटा पड़ा था। सोवियत कब्जे, तालिबान के प्रतिरोध, दशकों के युद्ध के बाद हिंसा से बनी तल चरीरे चट्टानों की तरह आगे रिनो ग्रीश बाजार है। कोई हिला नहीं। क्रॉस की आवाज में पूरा अधिकार था।
तार, क्या आप उसका पता लगा सकते हैं? तारों ने एक लाल लेंस वाली फ्लैशलाइट निकाली, जिस तरह की रात में देखने की क्षमता होती है। उसने धीरे रास्ते पर किरणें घुमाई। लाल रोशनी में मकड़ी के जाले की तरह चमकता पतला तार टखने की ऊंचाई तक रास्ते में फैला हुआ था। निशान उसी तरफ जाता। तार सीधे चट्टानों में लगे हुए थे। दुनिया में विस्फोट हुए बिना मैं डिवाइस को नहीं देख सकता। सारा को कभी नहीं पता चला कि ये किसने ट्रिगर की। शायद तार रोशनी थी, शायद एक प्रेशर प्लेट जिसे उन्होंने नहीं देखा था। शायद डिवाइस टाइमर पे थी और उनका आना सिर्फ एक भयावह दुर्भाग्य था। शायद भगवान या भाग्य या ब्रह्मांड ने तय किया कि ये वो पल है जब सब कुछ बदल जाएगा। धमाके ने उसे उठा लिया और उसे किसी बच्चे के खिलौने की तरह पीछे फेंक दिया। वो हवा में उड़ गई। कोई नियंत्रण नहीं, कोई दिशा नहीं, बस ताकत और गति। और ये निश्चितता की वो इसी तरह मरेगी। अफगानिस्तान की बालकनी में अपने पिता को मारने वाले व्यक्ति को गोली मारते हुए नहीं, बल्कि यहाँ एक घाटी में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बिछाए गए हथियार से जिससे वो कभी मिली ही नहीं थी। कुछ भी साबित करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वो चट्टान से टकराई, उसका हेलमेट पत्थर से टकराकर टूट गया और उसकी आंखों के पीछे सितारे खेल उठे। दर्द के ऐसे नक्षत्र जिनका खगोल विज्ञान से कोई लेना माइनस देना नहीं था। उसके कानों में बज रही आवाज ने सब कुछ दबा दी। कोई आवाज नहीं, बस ब्रह्मांड की चीख जैसी तेज आवाज। सारा चुपचाप लेटी हुई थी, नुकसान का मुआयना कर रही थी। उंगलियां हिल रही थी, पैर हिल रहे थे, टांगे जवाब दे रही थी, हाथ काम कर रहे थे। उसे तांबा, फटे होंठ या कटी हुई जीभ से खून का स्वाद आ रहा था। लेकिन वो जीवित थी, क्षतिग्रस्त थी लेकिन काम कर रही थी, टूटी हुई थी लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। वो अपने हाथ और घुटनों के बल लुढ़क गई, उसे साफ करने के लिए अपना सिर हिला रही थी। दुनिया तैरती रही, फिर धीरे उन आकारों में स्थिर हो गई जिन्हें वो पहचानती थी। आदमी, चट्टाने, वो गड्ढा जहां पगडंडी हुआ करती थी। रिपोर्ट, क्रॉस की आवाज घंटी के बीच से गुजरी। आज बंद। डॉक्टर ऑपरेशनल। डॉक्टर पहले ही हरकत में आ चुका था, शवों की जांच कर रहा था। पुल लंबा टेक्सन लंगड़ाता हुआ खड़ा था लेकिन चल। तार टूट गए थे लेकिन काम कर रहे थे। सारा, उसने बोलने की कोशिश की, खांसी, फिर से कोशिश की। ऑपरेशनल। पादरी। सन्नाटा। डॉक्टर पहले उसके पास पहुंचे। सारा ने पादरी के हाव माइनस भाव बदलते देखे। अचानक हुई जल्दबाजी, तेजी से हरकतें, जिसका मतलब था शब्दों से नहीं बल्कि काम से बुरी खबर पहुंचाना। वह संघर्ष खड़े हुई, अपनी पसलियों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए वो उनकी ओर बढ़ी। पादरी एक तरफ लेटा हुआ था, दाहिना हाथ अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर खून लगा हुआ था। उसकी सांसें उथली और तेज थीं। फेफड़ों की आवाज आ रही थी कि वे अकेले उस नुकसान से नहीं उबर सकते थे। कंधे और चेहरे पर छर्रे लगे, डॉक्टर ने बताया। हाथ काम कर रहे थे, दबाव वाली पट्टियां जादू की तरह काम कर रही थीं। दाहिनी आंख क्षतिग्रस्त, खोपड़ी में फ्रैक्चर की संभावना। उसे अभी मेडिकल सहायता की जरूरत। क्रॉस पहले ही रेडियो पे था। फिनिक्स, एक्चुअली हंटर 7 है। आईईडी स्ट्राइक, एक जरूरी सर्जरी, तुरंत धूल हटाने का अनुरोध। स्थिर, फिर एक आवाज जिसके स्वर में बुरी खबर थी। उसके बाद शब्द आए। हंटर 7 फिनिक्स मौसम प्रणाली में धूल के कारण नकारात्मक है। पक्षी इन परिजरा में उड़ नहीं सकता। मिडवेक के लिए ईटीए कम से कम 48 घंटे है। क्रॉस ने रेडियो को ऐसे देखा जैसे वो उसे अलग माइनस अलग उत्तर देने के लिए कह सकता है, जैसे कि शुद्ध कमांड उपस्थिति मौसम विज्ञान और भौतिकी को बदल सकती। फिर उसने अपनी टीम को देखा। पुजारी को खून बह रहा था और 8 किलोमीटर दूर लक्ष्य परिसर में टूट गया था। मिशन विंडो जो हर सेकंड बंद हो रही थी। सर, डॉक्टर ने धीरे से कहा, मैं उसे स्थिर कर सकता हूं लेकिन वो गोली नहीं चला सकता। शून्य गहराई का बोध। कंधे नष्ट हो गए। क्या वो 48 घंटे तक जीवित रह सकता है अगर हम उसे गर्म रखें और घाव संक्रमित न हो और वो सदमे में न जाए? डॉक्टर के स्वर से स्पष्ट था कि ये सभी बहुत बड़े यदि थे, लेकिन वो युद्ध में अप्रभावी है। क्रॉस ने आकाश को देखा, उन सितारों को जिन्होंने इन पहाड़ों में साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा था, उस ब्रह्मांड को जिसे मानव योजनाओं या मानवीय जरूरतों की परवाह नहीं थी। हम निरस्त करते हैं, क्रॉस ने कहा। पुजारी को फिनिक्स वापस लिया। सर, बुल आगे बढ़। नजरी, अगर हम उसे छोड़ देते तो वो जमीन पर गिर जाएगा, हम उसे खो देंगे। मैं एक आदमी के लिए मिशन का त्याग नहीं करने जा रहा हूं, क्रॉस ने जवाब दिया। उसकी आवाज सपाट, अंतिम। हम हमेशा अपने लोगों को घर वापस लाते। सम्मान के साथ वाई ने सावधानी से कहा, क्या होगा अगर कोई और विकल्प हो? सभी ने उसकी तरफ देखा। सारा नाम पतली पहाड़ी हवा में लटका हुआ था, निहितार्थों से भरा हुआ, संभावनाओं से भरा हुआ, उन फैसलों के भार से भरा हुआ, उन फैसलों के भार से भरा हुआ जो एक बार बोले जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। क्रॉस धीरे से उसकी ओर मुड़ा। रासायनिक प्रकाश की लाल चमक में डॉक्टर ने चिकित्सा कार्य के लिए छड़ें तोड़ दी थी। उसका चेहरा ग्रेनाइट से बना हुआ लग रहा था, अचल, प्राचीन। किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसने पहले भी कठिन फैसले लिए थे और फिर से लेगा, लेकिन उसे पसंद करना कभी नहीं सीखा। नहीं सर, उसने सही योग्यता प्राप्त, वायर ने कहा। उसके पास हुनर है, उसके पास हजारों खूबियां हैं। ये पहाड़ों में 3000 मीटर की ऊंचाई है जहां हवा बदलती रहती है। ये एक जैसी बात नहीं है, बुल ने कहा। नजरी को जाने देना भी एक जैसी बात नहीं है। सारा को हर कोई अपनी ओर देख रहा था, तौल रहा था, नाप रहा था, शक कर रहा था। उसे अपने पिता की याद आई जो फालुजा में एक घात में जा रहे थे, जानते हुए कि ये एक जाल है। फिर भी वे वहां गए क्योंकि 40 मरीन को उनकी जरूरत थी। विरासत सिर्फ हुनर नहीं थी, ये चुनाव था। जब खड़े होना मुश्किल था तब खड़े होने का चुनाव। जब गोली चलाना नामुमकिन था तब गोली चलाना। सिर्फ भूत की बेटी से बढ़कर होना, कोई ऐसा होना जो अहम फैसले ले।
सारा ने धीरे से कहा, मैं गोली चला सकती हूँ। क्रॉस ने उसे घूर कर देखा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। 3247 मीटर, सारा ने बीच में टोका। 9200 फीट की ऊंचाई पर 20 तापन एन पी फरापान लगभग -2 सी। हवा 8 से 15 मील प्रति घंटा दिशा बदलती रहती है। गोली का उड़ान समय लगभग 4.2 सेकेंड। कोण से कुल गिरावट लगभग 341 मिनट। वो रुकी। नंबरों को स्थिर होने दें, उन्हें साबित करने दें कि उसने सिर्फ आने से ज्यादा कुछ किया है। मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। गणित जानना शॉट बनाने के समान नहीं है। फिर मुझे सिखाएं। सारा क्रॉस के करीब आई। शूट विंडो से पहले आपके पास 12 घंटे हैं। आप रीपर के सबसे अच्छे छात्र थे। उसने आपको प्रशिक्षित किया। मुझे 12 घंटे में प्रशिक्षित। मुझे वो याद दिलाने के लिए पर्याप्त समय है जो मैं पहले से जान। उसकी आवाज में कोई कमी नहीं थी। उसने गिड़गिड़ाहट नहीं की, बस तथ्यों को उसी तरह बताया जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था। स्पष्ट, सीधा, गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए। मेरे पिता ने मुझे पहले सिखाया, सारा ने कहा। आपने उसे सिखाया कि चक्र पूरा होता है। निर्णय क्रॉस के चेहरे पर झलक रहा था। कर्तव्य बनाम व्यावहारिक, सुरक्षा बनाम मिशन। उसकी आंखों के चारों ओर की रेखाओं और उसके जबड़े में आदेश का भार दिखाई दे रहा था। अंत में उसने सिर हिलाया। पुजारी को स्थिर करो और यहां बेवाक करो। डॉक्टर उसके साथ रहता है। बुलेन तार सुरक्षा प्रदान करते हैं। सारा और मैं इस पोजीशन पे आगे बढ़े। उसने सारा को देखा, वाकई देखा। उसे शायद पहली बार रीपर की बेटी या बोझ या राजनीतिक बयान से अलग किसी और रूप में देखा गया। 12 घंटे। मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम समय आने पर निशाना नहीं साध पाते तो हम हार मान लेते। साफ साफ। वे भूतों की तरह अंधेरे में आगे बढ़े और पीछे छोड़ गए पुजारियों की उथली सांसें और डॉक्टर की शांत प्रार्थनाएं। रिज पोजीशन तक का 8 किलोमीटर रास्ता उन्हें पहले तय किए गए 8 किलोमीटर ज्यादा लंबा लगा। हर कदम नए उद्देश्य के साथ इंतजार कर रहा। नई जिम्मेदारी, नए दांव, जिनका खुद को साबित करने से कोई लेना माइनस देना नहीं था और सब कुछ न्याय से जुड़ा था। देरी हुई लेकिन इनकार नहीं हुआ। क्रॉस अब धीमी गति से चल रहा था। सारा के ज्ञान को परखने के लिए बार रुक रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो न केवल यांत्रिकी बल्कि दर्शन, मानसिकता परिवर्तन को समझती है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है जो दूर से ही किसी की जान ले सके और उस भार को आगे ले जा सके। जब चेक क्रॉस ने कहा, सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हवा महसूस हुई। 2 बजे से 11 मील प्रति घंटा। स्थिर, कोई झोंका नहीं। तुम्हें कैसे पता कि नहीं झोंके? आवाज झोंके सीटी बजाते हैं। ये सहज प्रवाह है। पाउडर जलने पर तापमान का प्रभाव। हर 10 डिग्री सेल्सियस थूथन वेग को लगभग 4% बदलता है। -2 पर कमर राइफल ठंड से भीग जाएगी। मानक से 30 से 35 फीट प्रति सेकंड की गति में कमी का अनुमान है। वे चढ़े। चट्टान ने बर्फ का रास्ता दिया, फिर वापस चट्टान। हिंदू कुश ने हर मांसपेशी, हर जोड़, हर कोशिका का परीक्षण किया। जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पतली हवा प्रदान नहीं कर सकती थी। सारा के पैर जल गए। उसके फेफड़े चीख रहे थे, लेकिन वो चलती रही क्योंकि रुकने का मतलब था असफल होना, और असफल होने का मतलब था नाजारी बच गई और उसके पिता की मृत्यु व्यर्थ हो गई। 500 बजे कोमा वे को एवरेज पे पहुंचे। स्थिति एकदम सही थी। घाटी के ऊपर चट्टान का एक प्राकृतिक शेल्फ 3247 मीटर दूर एक लक्ष्य परिसर के साथ दिखाई दे रहा था। क्रॉस ने अपने रेंजिंग उपकरण को खोला, लेजर परिशुद्धता के साथ दूरी की पुष्टि की। थी और बिल्कुल वैसे शब्द है। सारा ने अपने पिता की राइफल को सेट किया। मैकमिलन टैक 50 घर आने जैसा अपने बिपॉड पर बैठ गया। उसने बोर स्कोप की जांच की, ट्रिगर दबाना, सब कुछ सही, सब तैयार सिवाय उसके। मुझसे बात करो, क्रॉस ने कहा। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डरी हुई। डर तुम्हें सावधान बनाता है। वो अपने स्पॉटर स्कोप के साथ उसके बगल में बैठ गया। अब मुझे शॉट बताओ। सारा ने अपने स्कोप से देखा। परिसर आवर्धन में कूद गया। 3 इमारतें, पूर्वी बालकनी, वह दरवाजा जो खुलेगा और उसके लक्ष्य को प्रकट करेगा। रेंज 3, ऊंचाई कोण -4.3, तापमान -2, सीधी हुआ। हवा को महसूस करते हुए रुक गई। हवा 10 मील, परिवर्तनीय दिशा 2 से 3। गणना 341 MOA ऊंचाई अब है। हवा की कॉल 7.2 MOA डेसिमल पीएच के लिए सही है, लेकिन अगर हवा 3 पे शिफ्ट हो जाती है तो मुझे 8.8 चाहिए। इस अक्षांश पर कॉरलिस प्रभाव 0.88 MOA सही है। तापमान प्रभाव नकारात्मक 1 MOA ऊंचाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गणित संगीत की तरह बह रहा था, जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था, संख्या रंगों के रूप में। कुल समायोजन 340 MOA 8.0 तक नए मुद्दाएं हवा बदलने पर एडजस्ट किया जा सकता है। तुमने वो सब याद कर लिया। मेरे पिता ने मुझे नंबरों को रंगों की तरह देखना सिखाया। ये गणित नहीं है, ये बस जानना है। क्रॉस एक पल के लिए चुप हो गया। उसने तुम्हें मुझसे बेहतर सिखाया। उन्होंने आसमान के काले से भूरे होने का इंतजार किया। सुबह होने से पहले का वो रैखिक स्थान जब दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, जब ऐसी संभावनाएं थी कि दिन का उजाला मार देगा, जब भूत घूमते थे और बेटियां शिकार होती थी, अन्याय पहाड़ों के धैर्य के साथ इंतजार करता था। सारा ने 8 किलोमीटर दूर पुजारी के बारे में सोचा। खून बह रहा था, उसके पिता के बारे में जो 20 साल से मर चुके थे।
इवन कि उन सभी पलों के बारे में जो एक फैसले, एक शॉर्ट चीज़ों को सही करने या उन्हें हमेशा के लिए गलत होते देखने के एक मौके पर आ गए। मुझे फालूजा के बारे में बताओ, उसने धीरे से कहा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ? क्रॉस ने अपने स्पॉटर कॉप को ठीक किया। कंपाउंड में हलचल की जांच की। हमने उसे बाहर निकाला। 40 मरीन बाहर निकले, 3 नहीं, जिसमें रीपर भी शामिल था। हम उसके शरीर को दुश्मन के इलाके से 12 किलोमीटर तक ले गए क्योंकि हम अपने लोगों को नहीं छोड़ते। क्या उसे तकलीफ हुई? ये बहुत तेज था। उसने अपना निशाना बनाया। 6 सेकंड में 4 टैंगों को मार गिराया। उन्होंने जवाबी फायरिंग की। उसे सीने में गोली लगी। मेरी बाहों में उसकी मौत हो गई। क्रॉस की आवाज कर्कश थी, कच्ची। उसके आखिरी शब्द मिशन के बारे में नहीं थे, वे तुम्हारे बारे में थे। सारा से कहो कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उससे कहो कि वो मुझसे बेहतर बने। सारा को लगा कि आंसू आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एक लीजन से बेहतर कैसे हुआ जाता है। तुम पहले से ही बेहतर हो। तुमने अभी तक खुद को यह साबित नहीं किया है। 530 बजे वायस की आवाज रेडियो पर गूंजी। हंटर 7 ओवरवॉच, कॉन्टैक्ट। आपकी स्थिति से 400 मीटर उत्तर में 20 से अधिक दुश्मन अपनी दिशा बदल रहे हैं। क्रॉस गिरा और दूरबीन को स्कैन किया गया। पुष्टि की गई, ये एक सुरक्षा स्वीप है। वे जल्दी आ गए। आपकी जगह तक पहुंचने का अनुमानित समय? सारा ने पूछा। 8 मिनट। टारगेट विंडो 050 से 0607 तक है। मुझे पता है। अपने रेडियो पे क्रॉस कीजिए। बुलडॉग को खबरदार, हमारे पास कंपनी आ रही है। अपनी जगह पे बने रहें और चुप रहें। उसने सारा की तरफ देख। हमें एक समस्या है। सुरक्षाकर्मी 8 मिनट में हमारी जगह पर पहुंचेंगे। लक्ष्य 20 मिनट में दिखाई दे सकता है। शॉर्ट विंडो खुलते ही हम गोलीबारी में होंगे। या हम अभी हार मान लेते हैं, सारा ने कहा। या हम हार मान लेते। उसने अपने स्कोप से परिसर की ओर देखा, उस बालकनी की ओर जहां उसके पिता को मारने वाला आदमी 14 सेकंड तक खड़ा रहेगा और उसे न्याय पाने का एकमात्र मौका देगा। सारा ने धीरे से कहा, एक तीसरा विकल्प भी है। मैं सुन रही हूं। नजरी सुरक्षा कर्मियों की तलाशी ले रहा है। इसका मतलब है कि उसे पता है कि कुछ गड़बड़ है। शायद उसे पता है कि हम यहां हैं। वो मुड़ी। अगर वो अचानक से छापेमारी करने के लिए इतना पागल है तो वो अपनी निर्धारित उपस्थिति से पहले खुद पर्दे की जांच करने के लिए भी इतना पागल है। ये अटकलें हैं। नहीं, ये मनोविज्ञान है। जब तक सुरक्षा कर्मियों को न भेजें, और अगर आप चिंतित हैं तो आप खुद को उजागर करने से पहले दृश्य पुष्टि चाहते हैं। सारा ने अपनी घड़ी देखी। मुझे लगता है कि वो जल्दी दिखाई देगा। 0600 नहीं, बर्स 50 के करीब, आज शायद 05/45 भी। अगर आप गलत हैं तो हम उड़ जाएंगे और वो भाग जाएगा। अगर मैं सही हूं तो स्वीप के हम तक पहुंचने से पहले हम मिशन पूरा कर लें। सारा ने उसकी ओर देखा। मुझ पर भरोसा कर। मेरे पिता के प्रशिक्षण पर भरोसा। पहाड़ों ने अपनी सांस रोक ली। कहीं नीचे 20 तालिबान लड़ाके कुछ ही मिनटों में अपनी स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। परिसर में कहीं एक आदमी जिसने रीपर को मार डाला था अपने दिन की तैयारी कर रहा था। इस बात से अनजान की विरासत आने वाली है। अपने रेडियो को पार कर गया। बुलडॉग स्टैंड बाय। हम शुरुआती लक्ष्य उपस्थिति के लिए स्थिति बनाए हुए हैं। फिर से कहो सर। हमारे पास है। मुझे पता है कि हमारे पास क्या। सारा के पढ़ने पर भरोसा करो। हंटर 7 बाहर। उसने उसकी ओर देखा। अगर ये गलत हुआ तो ये नहीं होगा। तुम अपने पिता की तरह हो। 0543 पर जैसे ही सुरक्षा बल 600 मीटर के करीब पहुंचे, जैसे ही वे आए, आसमान भूरे से हल्के नीले रंग में बदल गया। कंपाउंड का दरवाजा खुला। सारा की हृदय गति 62 से गिरकर 54 हो गई। हकीम नजरी बालकनी में कदम रखा। और सारा जो कुछ भी थी, जो कुछ भी वो बन रही थी, जिसके लिए उसके पिता ने जान दी थी और जिसके लिए जिया था और जिसकी उम्मीद की थी, वो सब इस एक पल में मिल गया। जहां और भविष्य 3246 मीटर और 4.2 सेकंड की गोली की उड़ान पर टकराए। गोली उसकी थी, चुनाव उसका था, भार उसका था। सारा कॉन्सनकैट मार्कस कॉन्सनकैट की बेटी नहीं रही और पूरी तरह से कुछ और बन गई। वो हिसाब बन गई। हकीम नजरी ने पारंपरिक अफगान पोशाक पहनी थी जो दशकों की धूप और झुलसी रेगिस्तानी रेत के रंग की थी। जब वो बालकनी में कदम रखा तो उसकी सफेद दाढ़ी सुबह की रोशनी में चमक रही थी। हाथ में दूरबीन लिए वो पहाड़ों को उस आदमी की तरह देख रहा था जिसने 20 साल तक किसी पर भरोसा न करते हुए गुजारा किया था। दूरबीन से सारा हर बारीकी को देख सकती थी। जिस तरह से वो खुद को संभाल रहा था, किसी ऐसे व्यक्ति की सतर्क हरकतें जो समझता था कि खुले में रहना असुरक्षित है। जानबूझकर की गई हरकतें, स्कैन पैटर्न जो गुरिल्ला व्यावहारिकता के साथ सैन्य प्रशिक्षण का सुझाव देता है। वो उन खतरों की तलाश में था जिन्हें वो महसूस कर सकता था, लेकिन देख नहीं सकता था। उस मौत की तलाश में था जो 2 दशकों और 8000 मीटर से उसका पीछा कर रही थी। न्याय की तलाश में जो एक बेटी का चेहरा पहनती थी और एक भूत की राइफल रखती थी। लक्ष्य, क्रॉस ने उसके बगल में फुसफुसाया। उसकी आवाज एक नियंत्रित तात्कालिकता के साथ दबी हुई थी। रेंज 3040 क्षण प्रति घंटा निकल। आपके पास शॉट है। सारा की दुनिया से उड़ गई। राइफल उसका शरीर बन गई। स्कोप उसकी आंख बन गया। चैम्बर में प्रतीक्षा कर रही गोली उसकी इच्छा बन गई जो तांबे और सीसे और बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र के भौतिकी में प्रकट हुई। उसने अपने चेहरे पर हवा महसूस की। 10 मील प्रति घंटा स्थिर। अभी तक कोई झोंका नहीं। घाटी के तल से थर्मल धाराओं के उठने से पहले सुबह की शांति। उसकी सांस धीमी हो गई। 4 गिनती सांस लें, रोकें। 6 गिनती सांस छोड़ें। हृदय गति 54 से गिरकर 52 बीट प्रति मिनट हो गई। दिल की धड़कनों के बीच का अंतराल जहां दुनिया स्थिर, शाश्वत और परिपूर्ण हो गई। नजरी ने थोड़ा मुड़कर अपनी पीठ दिखाई।
आदर्श नहीं, सेंटर मास सबसे अच्छा था, लेकिन अगर कोण सही हो तो पीठ काम करती है। सारा ने क्रॉस हेयर को अपने कंधे की ब्लेड के बीच स्थापित किया, दूरी के लिए जीत को समायोजित किया। 20 साल के दुख और 10,000 घंटों के प्रशिक्षण के भार के लिए जिसने उसे इस अवसर के साथ इस समय इस रिज पर लाया था। हवा का बदलाव, क्रॉस ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन जरूरी थी। 12 मील प्रति घंटा अब 3। सारा ने 7.2 के बजाय 8.8 मिनट के कोण को सही किया। इस दूरी पर छोटे बदलावों का मतलब न्याय और विफलता के बीच का अंतर था। प्रतिशोध और शिकार के 20 साल के बीच मार्क्स कॉन्सनगेट की बेटी होने और सारा कॉन्केट होने के बीच जिसने वो पूरा किया जो उसके पिता ने शुरू किया था। वो मुड़ रहा है, क्रॉस ने कहा। वापस अंदर जाने वाला है। 6 सेकंड। उसके पास बस इतना ही था, शायद कम। सारा इसे होते हुए देख सकती थी। नजरी ने दूरबीन नीचे की और दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बात से संतुष्ट था कि कोई खतरा नहीं है और वो उस परिसर में गायब होने के लिए तैयार था जहां वो अगले हमले की योजना बनाता, अगले हमले का आदेश देता, अगले सैनिक के पिता को मारता और एक ऐसी बेटी बनाता जिसने दशकों तक शूटिंग सीखी थी ताकि वो एक दिन पहाड़ी पर खड़ी होकर कोई फैसला ले सके। सारा ने पूरी सांस ली, आधी छोड़ी, रुकी, दिल की धड़कनों के बीच का अंतराल पाया जहां दुनिया थम गई और समय परक्राम्य हो गई और समय परक्राम्य हो गया। ट्रिगर पर उसकी पंख जैसी हल्की उंगली दबने लगी। खींचना नहीं, दबाना, कोमल, अपरिहार्य। धीरे दबाव बढ़ता गया। राइफल को पता ही नहीं चला कि कब वो सुरक्षित से फायरिंग में बदल गई। मैकमिलन टैक 50 गरज उठा। झटका सारा के कंधे पर लगा। 25 फीट -5 और हड्डियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने उसे झेला, उस पर काबू पाया, स्कोप के जरिए निशाने पर डटी रही, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था, जिस तरह क्रॉस ने 12 घंटे की परीक्षा के दौरान से मजबूत किया था। 10,000 घंटे के अभ्यास ने मांसपेशियों की मेमोरी में इतनी गहराई तक प्रोग्राम कर दिया था कि ये चेतन विचारों से परे था कि ये चेतन विचार। गोली बैरल से 2100 फीट प्रति सेकंड की गति से निकली। 50 कैलिबर 150 ग्रेन कॉपर जैकेटेड लेड। गुस्से में और सटीक, ये थूथन से निकलते ही थोड़ा ऊपर उठा, फिर नीचे की ओर एक लंबा चाप शुरू हुआ। हवा के दबाव में, गुरुत्वाकर्षण के दबाव में, हवा के घनत्व और तापमान और पृथ्वी के घूर्णन के कोरोलोलिस प्रभाव से प्रभावित। अब उड़ान के समय में 4 मिनट और 2 सेकंड में 1000 चर संगमित हो गए। सारा ने अपने स्कोप से देखा। सांस नहीं ले रहा था, समय टैफी की तरह फैल रहा था। वो गोली को लगभग देख सकती थी। हल्के आसमान के खिलाफ एक काली रेखा रिज से घाटी की ओर नीचे की ओर बढ़ रही थी, गिरती जा रही थी। हवा उसे सही दिशा में धकेल रही थी, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा था। भौतिकी और गणित और उसके पिता की शिक्षा सभी अंतरिक्ष में एक बिंदु पर मिल रहे थे जहां एक आदमी खड़ा था इस बात से अनजान कि उसकी मौत 20 साल में 4.2 सेकंड तक उड़ान में थी। गोली लगते ही नजरी दरवाजे के बीच में आ चुका था। असर बहुत भयानक था। 50 कैलिबर की गोली उसके कंधे के ब्लेड के बीच में लगी और 8000 फीट -पाउंड की ताकत से चली। इतनी ताकत की हड्डियां महज चूर हो जाएं, अंग नष्ट हो जाए और नर्वस सिस्टम के समझने के कुछ ही सेकंड में एक जिंदा इंसान लाश में बदल जाए। उसका शरीर कटे हुए तारों वाली कठपुतली की तरह आगे की ओर झटका, फिर ढह गया और दरवाजे के अंदर गायब हो गया। क्रॉस ने कहा, लगा। उसकी आवाज में शायद खौफ था या शायद ये एहसास कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो वो फिर कभी नहीं देख पाएगा, जो वो पक्का निशाना लगा। सारा ने खुद भावना से ब्रेस एक और गोली चलाई, भावनाओं से लबड़े। उसने दरवाजे पर स्कोप रखा, हलचल देखने के लिए, पुष्टि के लिए, सबूत के लिए कि 20 साल की तैयारी, गम और छिपने की कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि ये मुकाम हासिल हुआ। कुछ भी नहीं, पक्का मार। क्रॉस ने कहा, हे भगवान, सारा 3247 मीटर, ये नामुमकिन है। कंपाउंड में हलचल मच गई। इमारतों से लड़ाके ऐसे निकल रहे थे जैसे परेशान ततैये। अलार्म बज रहा था। पानी में खून की तरह अफरा माइनस तफरी मची हुई थी। लोग भाग रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागे। चिल्ला रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे थे जिसे वे दूर से देख नहीं सकते थे। एक ऐसे हथियार से हमला किया गया था जिसका सुरक्षाकर्मी रन बार में घुसे। रेडियो पर तारों से सूचना मिली। उसकी आवाज में नियंत्रित तीव्रता थी। उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। ईटी आपकी जगह पे है, 4 मिनट, जाने का समय हो गया। क्रॉस ने कहा कि वो पेशेवर गति से गियर पैक कर रहा है, अपने स्पॉटिंग स्कोप को तोड़ रहा है, उपकरणों को सुरक्षित कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह कुशलता से आगे बढ़ रहा है जिसने दुश्मन के इलाके से अनगिनत बार हथियार निकाले हों। सारा ने स्कोप से उस दरवाजे को देखा जहां नजरी गिरी थी, जहां उसके पिता खून मारने वाले ने आखिरी सांस ली थी। ये कभी नहीं जान पाया कि उसकी मौत 2 दशक से उसका इंतजार कर रही थी। उसे संतुष्टि, जीत, कुछ साफ और संपूर्ण की उम्मीद थी। उस तरह का समापन जो तब मिलता है जब आप वो पूरा करते हैं जो आपने शुरू किया था, जब आप सटीक हिंसा के इस्तेमाल से दुनिया को थोड़ा और न्यायपूर्ण बनाते हैं। इसके बजाय उसे अपने सपनों से वही खोखलापन महसूस हुआ, खाली जैसे उसने इतने लंबे समय तक एक बोझ उठाया हो जिसके बिना उसे पता नहीं था कि कैसे खड़ा होना है। वो उद्देश्य जिसने उसे हफ्तों तक प्रेरित किया था, वो क्रोध जिसने उसे योग्यता और संदेह के माध्यम से बनाए रखा था, और उन पुरुषों की आलोचनात्मक निगाहें जिन्होंने सोचा था कि उसकी उपस्थिति एक मजाक थी, ये सब पतली पहाड़ी हवा में वाष्पित हो गया और पीछे कुछ भी नहीं बचा। सारा, क्रॉस का हाथ उसके कंधे पर था, दृढ़ लेकिन कठोर नहीं, बिना किसी स्पष्टीकरण के समझ रहा था।
हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। उसने सिर हिलाया। सुरक्षित। राइफल ने उसे उन हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया जो कांपना चाहते थे लेकिन उसे धोखा देने से इनकार कर रहे थे। यहाँ नहीं, सब कुछ होने के बाद भी नहीं। उसने साबित कर दिया था कि वो गोली चला सकती। अब उसे यह साबित करना था कि वो इसके साथ रह सकती। वे भागे। हिंदू कुश पर्वत मानवीय नाटक के प्रति उदासीन दो व्यक्तियों को चट्टानों और चट्टानों पर दौड़ते हुए देख रहे थे। बंदूकधारी पुरुषों का पीछा कर रहे थे जिन्हें नहीं पता था कि वे भूतों का पीछा कर रहे थे, जिन्हें नहीं पता था कि उनके कमांडर को मारने वाली गोली दूर से आई थी। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक ऐसी महिला उन्हें बचा लेगी जिसे उन्हें कभी। उनके पीछे रिज और रेंडस वेस्ट पॉइंट के बीच 2300 मीटर की जमीन थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें उनकी हर चीज का परीक्षण होना था। वे सब कुछ थे, सारा सब कुछ बन रही थी। निकासी हिंसा का एक धुंधलापन बन गया। सारा ने अपनी M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। क्रॉसलरी सपोर्ट के समय पर न पहुंचने पर सेक्टर को कवर किया। अपने छह को देखते हुए दौड़ना, आगे के क्षेत्रों का हिसाब लगाते हुए सांस लेना, एक स्नाइपर के बजाय एक योद्धा बनना, विशेषज्ञ के बजाय संपूर्ण होना। रिज से 400 मीटर की दूरी पर पहले तालिबान लड़ाके दिखाई दिए। एक ही आदमी गुस्से और भ्रम में भाग रहे थे और अपने कमांडर की मौत के लिए किसी को दोषी ठहराने की सख्त जरूरत थी। सारा एक घुटने के बल बैठ गई, सांस को नियंत्रित किया। M4 उसके कंधे के पास आ गया। दृष्टिचित्र प्राप्त हुआ। केंद्र द्रव्यमान निचोड़ 2 राउंड बस। प्रमुख लड़ाकू गिर गया। उसके साथी तितर माइनस बेहतर हो गए खुले ढलान पर कवर की तलाश में जो मौजूद नहीं था। दूसरा लक्ष्य दृष्टिचित्र निचोड़। एक और विस्फोट, एक और शरीर जो हिलना बंद कर देता है। तीसरा निशाना पार्श्व में भाग रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वो विचारों और सपनों वाला एक इंसान था और ऐसे लोग थे जो उससे प्यार करते। और वो इन सभी को एक ट्रिगर दबा के समाप्त करने वाली थी जिसके लिए 5 पाउंड से भी कम दबाव की आवश्यकता थी। जैसे वो गिर गया, 3 नीचे। क्रॉस ने कहा, पहले से चल रहा था, अच्छी शूटिंग, चलो चलते हैं। वे फिर से भागे। बैरेट के पीछे हटने और M4 की बार फायरिंग से सारा के कंधे में दर्द हो रहा था। उसके पैर ऊंचाई और उसके घेर के वजन और इस साधारण जैविक वास्तविकता से चल रहे थे कि मानव शरीर 8000 फीट की ऊंचाई पर लगातार युद्ध के लिए नहीं बने थे। 300 मीटर की दूरी पर 5 और लड़ाकू दिखाई दिए जो बेहतर रणनीति का उपयोग कर रहे थे। अपने मृत साथियों की गलतियों से सीखते हुए सारा और क्रॉस ने एक चट्टान के पीछे एक कवर पाया। उसने आग को दबा दिया जबकि उसने तोपखाने के लिए निर्देशांक पुकारे जो अभी भी समय पर नहीं पहुंचे थे, जो अभी भी। M4 भौंकता रहा। शेल के खोल बाहर निकले। उसकी ट्रेनिंग ने युद्ध को भावनात्मक परिणामों से अलग यांत्रिक क्रियाओं के क्रम में बदल दिया। चित्र बनाना, सांस लेना, दबाना, आंकना, अगले लक्ष्य पर जाना। 3 और आदमी गिर पड़े। वो चेहरे देख सकती थी, युवा चेहरे, ज्यादातर किशोर और 20 के आसपास के जो सुबह उठे थे और नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी दिन है, जिन्होंने नाश्ता किया था और अपने हथियारों की जांच की थी और शायद परिवार या विश्वास या भविष्य के बारे में सोच रहे थे, जिसे सारा 3000 फीट प्रति सेकंड की गति से चलने वाली तांबे की जैकेट वाली गोलियों से मिटा रही थी। एक गोली सारा के बाएं कंधे पर लगी। प्रभाव ने उसे बगल में कर दिया। दर्द गर्म और तेज था लेकिन वो चलती रही, लड़ती रही, जीती रही, क्योंकि योद्धा यही करते हैं। वे दर्द संदेह अपने द्वारा की गई मौतों का बोझ लेकर चलते थे और चलते रहना सीखते थे। खैर, मिलनस्थल से 200 मीटर की दूरी पर आखिरी मुठभेड़ अच्छी असुरक्षात्मक स्थिति में 4 लड़ाके। क्रॉस ने कवरिंग फायर किया जबकि सारा ने दाईं ओर से हमला किया, इलाके का उपयोग करते हुए, उस प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए जो उसे क्वांटिको में सिखाया गया था और उसके पिता के पत्रों में मजबूत किया गया था और हिंसा के पिछले 20 मिनट में साबित हुआ था, जिसने उसे एक आदमी को असंभव दूरी से मारने वाली से 9 लोगों को कई रेंज में मारने वाली में बदल दिया था। और वह अभी भी कार्य करने की क्षमता रखती थी। वो उनके करीब आ गई। उन्होंने उसे कभी नहीं दिखा। 3 राउंड फायर, पेशेवर, कुशल, विनाशकारी। 3 तुरंत गिर गए। चौथा मुड़ा अपनी हथियार वाली आंखें चौड़ी करके ये पहचानते हुए कि मौत ने उसे अप्रत्याशित कोण से पा लिया है। सारा का M4 पहले से निशाना साध चुका था, पहले से ही तय था, जो उसके जीवन को समाप्त कर देगी। उसने दबाव डाला, वो गिर गया। कुल 9 लोगों को मार डाला। 9 लोग जो उस सुबह जीवित उठे थे और फिर कभी नहीं उठेंगे। 9 आंखें जो शांत क्षणों में उसका पीछा करेंगी। 9 फैसले जो उसने कुछ ही सेकंड में लिए थे, जिन्हें बदला नहीं जा सकता था या जिन पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता था या पछतावे से नरम नहीं किया जा सकता। जब तक ब्लैक हॉक ने उन्हें बाहर निकाला, सारा उस जगह पहुंच चुकी थी जहां उसके पिता थे। एक ऐसी जगह जहां आपने अपने द्वारा की गई मौतों का बोझ उठाया और फिर भी चलते रहना सीखा। जहां आपने समझा कि एक योद्धा होने का मतलब ये स्वीकार करना है कि आपके हाथ फिर कभी साफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान से चुनते हैं और लोगों की जान लेने की शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी का सम्मान करते हैं, तो आपकी अंतरात्मा अभी भी साफ हो सकती है। ब्लैक हॉक अफगानिस्तान के आसमान को मांस में गोली की तरह चीरता हुआ, तेज, हिंसक, उद्देश्यपूर्ण, सारा हिलती हुई पतवार के साथ चिपकी हुई थी। उसके कंधे धड़क रहे थे जहां तालिबान की गोली ने मांस को और बैरेट की प्रतिक्रिया ने हड्डियों को चूमा था। उसके हाथ एड्रेनलाइन से कांप रहे थे जो कम होने से इनकार कर रहा था। तारा कॉन्सेंट्रेट के ट्रिगर दबाने से 9 लोग मारे गए। उसके हाथ कांपना बंद नहीं हो रहे थे। क्रॉस उसके बगल में बैठा था। उसके चेहरे पर धूल और उसके गाल पर लगे घाव से सूखा खून था। जब से वे हेलीकॉप्टर में चढ़े थे उसने मुश्किल से ही कुछ बोला था, बस अपनी टीम की व्यवस्थित रूप से जांच की,
सिरों को गिना, ये सुनिश्चित किया कि हर कोई सांस ले। आदेश की वो रस्म जो निकालने के बाद भी खत्म नहीं होती। अब उसने सारा को देखा। वाकई वाकई जिस तरह से लोग पहली लड़ाई के बाद सैनिकों को देखते थे, दरारों दरारों, उस पल की तलाश में जब आप गायब हो जाते हैं और आपकी त्वचा में कुछ और घर कर जाता है। उसने कहा, मुझसे बात करो। रोटर के ऊपर उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। सारा ने अपने हाथों को देखा। वे उसके हाथों जैसे लग रहे थे, वही उंगलियां, राइफल पर काम करने के वही निशान, औजार और ट्रिगर पकड़ने के सालों के कारण वही कॉलस। लेकिन वे विदेशी लग रहे थे, जैसे वे किसी और के थे, जैसे वे जिसने 20 मिनट में 9 लोगों को मार डाला और उसे इसके साथ रहना सीखना होगा। मैंने आज 9 लोगों को मार डाला, उसने धीरे से कहा। तुमने मिशन पूरा किया, अपनी टीम को बचा लिया, जो करना था वो किया। क्या ये आसान हो गया? उसने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारे लिए आसान हो गया? क्रॉस काफी देर तक चुप रहा। ब्लैक हॉक ने संभावित खतरों से बचने के लिए रास्ता बदलते हुए जोर लगाया। सारा को लगा कि उसका पेट गिर गया और फिर शांत हो गया। गिरने का शारीरिक एहसास उसी भावनात्मक एहसास से मेल खाता था जो नाजारी के गिरने के बाद से हो रहा था। नहीं, क्रॉस ने आखिरकार कहा, जो कोई भी कहता है कि आसान हो जाता है वो झूठ बोल रहा है, टूट गया है। आप इसे सहने में बेहतर हो जाते हैं। वो रुक गया, खुले दरवाजे से नीचे गुजरते अफगान परिदृश्य को देखा। हाँ, पहाड़ और घाटियां और परिसर जहां लोग रहते थे और मरते थे और अपने जीवन में इस बात से अनजान थे कि उनसे 2 मील ऊपर योद्धा हिंसा का भार झेल रहे थे। आपके पिता ने मुझसे एक बार यही सवाल पूछा था, क्रॉस ने युद्ध में अपनी पहली हत्या के बाद जारी रखा। युवा बच्चा, शायद 17 साल का, एक विद्रोही जिसने काफिले पर आरपीजी से निशाना साधा। रीपर ने उसे 800 मीटर की दूरी पर गिरा। साफ निशाना, जरूरी निशाना। लेकिन उस दिन इसने आपके पिता के अंदर कुछ तोड़ दिया, उन्हें बदल दिया। आपने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि जिस दिन ये आपको परेशान करना बंद कर देगा उस दिन आपको ट्रिगर दबाना बंद कर देना होगा। क्रॉस ने सारा की ओर देखा। योद्धा कठिन काम करते हैं क्योंकि किसी को करना पड़ता है। हत्यारे कठिन काम करते हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं। आप हत्यारे नहीं हैं सारा, आप एक योद्धा हैं। एक अंतर है। सारा ने अपनी आंखें बंद कर अपनी पलकों के पीछे उसने देखा कि गोली लगने से नजरी का शरीर झटका खा रहा। पीछे हटते समय 8 लोगों को गिरते देखा। उनके चेहरे उस आखिरी पल में जमे हुए देखे जो जीवित और मृत के बीच था। जवान चेहरे, ज्यादातर पुरुष, जो किसी ऐसे व्यक्ति के पिता, भाई या बेटे रहे होंगे जो उन्हें दुखी करेगा। वे योद्धा जैसा महसूस नहीं कर रहे, उसने फुसफुसाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कैसे पार नहीं कर सकती, जैसे मैं पार नहीं कर सकती। फिर डूब जाओ। क्रॉस की आवाज में ज्ञान छिपा था, ऐसा ज्ञान जो केवल अनुभव से आता है, जिसे आप किसी को नहीं देना चाहेंगे। इसे अपने ऊपर हावी होने। इससे मतलब जो लोग इससे लड़ते हैं, जो ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं, वे बाद में टूट जाते हैं कि वे बाद में अभी सब कुछ महसूस कर उसे संसाधित करो, फिर उसे किसी सुरक्षित जगह पर पैक कर दो। हेलीकॉप्टर बगराम हवाई अड्डे की ओर उतरने लगा। खुले दरवाजे से सारा विशाल बेस देख सकती थी। एकड़ों में फैले टेंट और इमारतें और विमान। एक छोटा अमेरिकी शहर जो शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में बना हुआ था। एक ऐसे देश में नियंत्रित अराजकता का बुलबुला जो सारा के जीवित रहने से भी ज्यादा समय से युद्ध में था। प्रीस्ट बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके बगल में डॉक किया गया जो अपने मरीज की सांस लेने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की तरह ही महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी कर रहे थे। घायल स्नाइपर का चेहरा पीला और खून रहित था, लेकिन उसकी छाती लगातार ऊपर माइनस नीचे हो रही थी। जब उसका शरीर हार मान रहा था तभी वो हार नहीं मान। ब्लैक हॉक ने जोर से लैंड किया। रोटर के रुकने से पहले ही मेडिकल स्टाफ हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। उन्होंने पेशेंट हॉस्पिटल ले गए, जबकि डॉक्टर उसके साथ पुणे नगम साथ दौड़ रहे थे। महत्वपूर्ण अंगोपचार के इतिहास और रोग के निदान के बारे में डॉक्टरों को बता रहे थे, जिन्होंने इससे भी बदतर देखा था, लेकिन परवाह करना कभी बदतर देखा था, लेकिन परवाह। टीम के बाकी सदस्य टर्मैक पे खड़े थे, अचानक उद्देश्यहीन। एड्रेनालाइन का असर शारीरिक भार की तरह था। मिशन से परिणाम तक का बदलाव हमेशा ऐसा ही लगता है, जैसे स्पष्टता से भ्रम की ओर बढ़ना, उद्देश्य से शून्य में। 4 घंटे में डीब्रीफिंग, क्रॉस ने कहा। खाओ, साफ मैंने सुथरा हो जाओ, हो सके तो थोड़ा आराम करो। डीब्रीफिंग ब्रैम के खुफिया विभाग के अंदर एक सुरक्षित कमरे में हुई, खिड़की रहित, ध्वनिरोधी। ऐसा कमरा जहां गोपनीय अभियानों पर चर्चा होती थी और असहज सच्चाइयां 50 साल तक सीलबंद फोल्डरों में रखी जाती थी। सारा और क्रॉस के सामने 3 आदमी बैठे थे। 2 सीआईए अधिकारी नागरिक कपड़ों में थे जो उन्हें किसी तरह वर्दी से ज्यादा सैन्य बना देते थे। एक सेना का कर्नल जिसके सिर पर विशेष अभियान कमांड का पैच था और जिसकी आंखें हर चीज को सूचीबद्ध करती थी। नाप माइनस तौल, आकलन और निर्णय। कमांडर क्रॉस, कर्नल ने कहा, मुझे मिशन के बारे में बताओ। क्रॉस की रिपोर्ट स्पष्ट, पेशेवर थी, बिना किसी भावना या अलंकरण के दी गई। उसने घुसपैठ, आईडी विस्फोट, पुजारी की चोटों, सारा को प्राथमिक निशानेबाज के रूप में जारी रखने के निर्णय का विस्तार से वर्णन किया। उसने तकनीकी सटीकता, रेंज, हवा पर्यावरण की स्थिति के साथ गोली चलाने का वर्णन किया। परिणाम एस्ट्रोटर्नस 40 मीटर। सीआईए अधिकारियों में से एक ने कहा कि उसने सारा को ऐसे देखा जैसे वो एक पहेली हो जिसे उसे सुलझाना है, या एक हथियार जिसे उसे समझना है। यह वर्तमान रिकॉर्ड से लगभग 300 मीटर दूर है। वो रुका। महत्व को समझने दो। आपने ये गोली मारी, मिस कॉनिन कैट? जी हाँ।
युद्ध के तनाव में शत्रु सेनाएं आपके ठिकानों पर हमला कर रही हैं। जी हाँ। तीनों लोगों ने एक मायने दूसरे को देखा। उनके बीच कुछ अनकहा संवाद हुआ। आंखों के संपर्क और उन लोगों की सूक्ष्म भाषा के माध्यम से निर्णय लिया गया जो छाया में काम करते थे और रहस्यों से निपटते थे। ये गोपनीय रहता है, कर्नल, अंत में कहा। उनकी आवाज में अधिकार का भार था जो मिस कॉन्सेंट्रेट की सुरक्षा और परिचालन सुरक्षा के लिए बातचीत के बजाय अनुपालन की अपेक्षा करता था। अब कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, कोई सार्वजनिक स्वीकृति नहीं। समझ गया, क्रॉस ने कहा। समझ। सारा ने दोहराया, समझ। सीआईए अधिकारी ने एक फोल्डर खोला, मेज पर दस्तावेज सरकाए। सारा का पेट कस गया। उसने नजर सेटअप उस पल को पहचान लिया जब सूचना ने उसके सामने आने वाली हर चीज को बदल दिया। अधिकारी ने कहा, हमें नजरी के परिसर से खुफिया जानकारी मिली है। वो रुका, ये सुनिश्चित करने के लिए उनका पूरा ध्यान उस पर है। 2024 का फलूजा घात एक जाल था जिसे विशेष रूप से रीपर कॉन्केट को मारने के लिए योजनाबद्ध किया गया था। नजरी को पता था कि आपके पिता अपने हथियारों के नेटवर्क को नष्ट कर रहे। उसने जाल बिछाने के लिए अपने 12 आदमियों की बलि दे दी और आपके पिता जानते थे कि यह एक जाल है। अधिकारी ने मेज पर एक कागज सरकाया। आधिकारिक प्रतिलिपि, रेडियो संचार। नौकरशाही के अक्षरों में मार्क्स कॉन्केट के आखिरी शब्द सुरक्षित थे। फिर भी वो चला गया। सारा ने दस्तावेज को घूर कर दिया। उसका गला सूख गया था। उसके हाथ कांपने को थे, लेकिन उसने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। यहाँ नहीं, उन आदमियों के सामने नहीं जो उसे ऐसी जानकारी संसाधित करते हुए देख रहे थे जिससे उसके पिता की मौत के बारे में उसकी समझ पर असर पड़ा। ट्रांसक्रिप्ट में लिखा था 12/24/24 लोकल। कौन कैडम? ये एक विकल्प है सर, मेरा विकल्प। मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे पास एंगल है। मैं उनमें से इतने लोगों को झेल सकता हूँ कि फॉल्कन को उनकी खिड़की दे सकूं। रुकिए सर, मेरी बेटी को मेरे लिए कुछ बताइए। सारा से कहिए कि मुझे दुख है कि मैं उसे बड़ा होते नहीं देख पाऊंगा। उससे कहिए कि मुझे उस पर गर्व है। उससे कहिए कि वो मुझसे बेहतर बने, सिर्फ मेरे जैसी नहीं। और उसे बताइए कि ये मेरा विकल्प था, किसी की गलती नहीं, बस मेरा विकल्प। बाहर कमरे में सन्नाटा छा गया। सारा ने उन शब्दों को तब तक देखा जब तक वे धुंधले नहीं हो गए। खुली आंखों से मौत के मुंह में जाने से पहले अपनी इकलौती बेटी की जगह 40 अजनबियों को चुनने से पहले, ये तय करने से पहले कि उसकी जिंदगी उन मरीन से कम मायने रखती है जिन्हें कवरिंग फायर की जरूरत थी, उसने ये विकल्प चुना। क्रॉस ने धीरे से कहा, हाँ, किसी ने उसे आदेश नहीं दिया, उसने स्वेच्छा से ऐसा किया क्योंकि रीपर ऐसा ही था। उसने मेरी जगह उन्हें चुना। सारा की आवाज फट गई, पेशेवर मुखौटा उतर गया। योद्धा का बाहरी आवरण बदल गया। वह बेटी जिसने 20 साल ये समझने में लगा दिए कि वो अपने पिता को जीवित रहने के लिए क्यों मजबूर नहीं कर सकती। नहीं, कर्नल ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी की नरमी थी, ऐसी नरमी जो दया से नहीं समझ से आती है। उसने आपको एक ऐसी दुनिया देने का फैसला किया जहां 40 परिवार सुरक्षित रहें, जहां 40 मरीन घर लौटे, जहां 40 मरीन। उसने एक ऐसे पिता बनने का फैसला किया जिसने अपनी बेटी को सिखाया कि सम्मान कैसा होता है, भले उसे ये सबक सब कुछ देकर चुकाना पड़ा। सारा को आंसू चलते और डराते हुए महसूस हुए। उसने उन्हें नकार दिया। यहां नहीं। वो अपने पिता के लिए बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, बहुत रातें ये सोचते हुए बिताई कि क्या वो काफी थी, क्या उसका अस्तित्व इतना मायने रखता था कि उसने अलग तरह से चुनाव किया। क्या कुछ और है सर? उसने पूछा। कर्नल ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर अपना सिर हिलाया। इस समय नहीं, इस ऑपरेशन के लिए मान्यता के संबंध में आपसे संपर्क किया जाएगा। विदा। कागजी कार्रवाई, हस्ताक्षर, हिंसा को प्रशासनिक रिकॉर्ड में नौकरशाही परिवर्तन के साथ डीब्रीफ का समापन हुआ। जब तक सारा सुरक्षित कमरे से बाहर निकली, अफगान सूरज डूब रहा था। हिंदू कुश पर्वत नारंगी और लाल रंग में रंग रहा था, सुंदर और भयानक, मानवीय पीड़ा और मानवीय विजय के प्रति समान रूप से उदासीन। क्रॉस उसके साथ बेस में चला गया। वे बात नहीं कर रहे थे। कभी माइनस कभी मौन ही एकमात्र भाषा होती थी जो फिट बैठती थी। एक क्षणिक क्वार्टर में शब्दों से परे अनुभवों के लिए एकमात्र ही ईमानदार प्रतिक्रिया। क्रॉस रुक गया। तुमने आज अच्छा किया, अच्छे से भी बेहतर। असाधारण। मैं असाधारण महसूस नहीं कर रहा हूं, मैं अलग महसूस कर रहा हूं, जैसे मैंने एक रेखा पार कर ली है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये सामान्य है, पहली हत्या हमेशा ऐसी ही लगती है। उसने उसका अध्ययन किया। आपके पिता ने भी ऐसा ही महसूस किया। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वजन हल्का हो जाता है, इसलिए नहीं कि आप परवाह करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अपने अच्छे कामों, आपके द्वारा बचाई गई जिंदगी, आपके द्वारा पूरी की गई मिशनों, आपके द्वारा पूरी की गई मिशनों, उस बुराई को फैलने से रोकने के साथ संतुलित करना सीखा। क्या ये काम आया? क्या उन्होंने वो संतुलन पाया? उन्होंने इसे आप में पाया। क्रॉस का आवाज शांत लेकिन निश्चित थी। हर पत्र जो उसने लिखा, हर कहानी जो उसने तुम्हारे बारे में सुनाई, हर बार जब उसने तुम्हारा नाम लिया, वो उसका संतुलन था। तुम उसके लिए सबूत थे कि दुनिया लड़ने लायक है। क्रॉस ने उसके कंधे को धीरे से दबाया, फिर चला गया। सारा को बढ़ते अंधेरे में खड़ा छोड़ दिया। ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने पिता द्वारा छोड़ी इतनी मजबूत है कि वो अपने पिता द्वारा छोड़ी गई चीजों को उठा सके। घर की उड़ान मालवाहक विमानों और वाणिज्यिक एयरलाइनों और हवाई अड्डों के बीच धुंधली थी, जहां किसी ने भी उस छोटी महिला की ओर दोबारा नहीं देखा जिसने 4.2 सेकंड में असंभव सटीकता के साथ युद्ध का रुख बदल दिया था। सारा मिशन के 4 महीने बाद जनवरी की एक धुंधली सुबह क्वांटिको मरीन बेस पर पहुंची। दुनिया घूमती रही, युद्ध जारी रहा, जीवन आगे बढ़ गया, चाहे वो तैयार हो या न हो। उसने बीच के महीनों में स्नाइपर स्कूल में पढ़ाया, अगली पीढ़ी को प्रशिक्षण दिया,
अपने पिता द्वारा सिखाई गई बातों और युद्ध से मिली उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए उसने दो नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार किए। सप्ताह में 3 दिन सीआईए प्रशिक्षक क्रॉस की कंपनी के साथ साझेदारी में चुनिंदा मिशनों के लिए प्रतिवर्ष 4 से 6 इस संयोजन ने उसे आगे बढ़ा। उसे वो चाहिए था, बिना उसे खत्म किए हुए देश, बिना उसे परिभाषित किए हुए चुनौती। मार्क्स कॉन्सनकैट की बेटी होने की क्षमता और साथ ही सारा कॉन्सनकैट होने की क्षमता, जिसने अपने फैसले खुद लिए। हॉलोवे उसे बीएस के प्रवेश द्वार पर मिली। उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ से वे चुपचाप स्नाइपर स्कूल की इमारत की ओर चले, प्रशिक्षण विकास में भाग ले रहे मरीन के पीछे, अभ्यास के दौरान राइफलों की आवाज के पीछे, एक ऐसी दुनिया के परिचित परिदृश्य के पीछे जिसे सारा ने छोड़ने की कोशिश की थी और बार वापस खींची जा रही थी। आप कैसे हैं? हॉलोवे ने पूछा। जटिल। अच्छा, जटिल घटनाओं के बाद सरल उत्तरों का मतलब है कि आप सही तरीके से प्रसंस्करण नहीं कर रहे। उन्होंने रेंज 400 को नजरअंदाज करना बंद कर दिया, वही रेंज जहां सारा ने 4 महीने पहले क्वालिफाई किया था, जहां उसने क्रॉस की तोड़फोड़ का सामना किया था और खुद को साबित किया था, और उस यात्रा की शुरुआत की थी जो अफगानिस्तान में एक पहाड़ी तक ले गई और 9 लोगों को मार डाला, और एक ऐसा भार जिसे वो हमेशा ढोती रहेगी। क्रॉस की रिपोर्ट शानदार थी। हॉलोवे ने कहा कि आपने दबाव में निर्णय लिए जिससे मिशन बच गया। नाजारी के मनोविज्ञान पर आपकी सामरिक समझ 20 साल के अनुभव वाले खुफिया विश्लेषकों से भी बेहतर थी। मैंने अपना काम किया, आपने अपने काम से बढ़कर किया, जो मुझे इस बात पर ले आता है कि हम यहाँ क्यों। हॉलोवे ने उसका सामना किया। मैंने कुछ व्यवस्थित किया है, एक निजी समारोह। बस उन लोगों को जानने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मुझे पता चले, लेकिन इस बारे में नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, ये इस बारे में है कि आपने क्या हासिल किया है। उसकी आवाज नरम हो गई। उसके कवच में एकमात्र दरार, और वो जो आपके पिता चाहते थे। सारा के जवाब देने से पहले हॉलोवे चलने लगा। वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसके पैर सहजता से चल रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, इस समझ के साथ कि आगे जो भी होगा वो चीजों को फिर से बदल देगा। वजन बढ़ाएगा या घटाएगा, या उसे इस तरह से फिर से बांटना था जिसको वो अंदाजा नहीं लगा सकती थी। स्नाइपर स्कूल की इमारत के अंदर मुख्य क्लासरूम को बदल दिया गया था। कुर्सियां और कतारें, 30 शायद 40 लोग ड्रेस यूनिफॉर्म में। सामने एक पोडियम और ऑपरेशन के दौरान पहना हुआ एक अमेरिकी झंडा। युद्ध के जख्म और गर्व। सारा ने चेहरों को पहचान लिया। क्रॉस और उसकी टीम, फायरबेस फीनिक्स के मरीन कैप्टन, कई स्नाइपर स्कूल के प्रशिक्षक, और बीच में बूढ़े आदमी। 50, 60, यहाँ तक कि 70 के करीब कुछ लोग स्काउट, स्नाइपर, टैब और रिबन वाली यूनिफॉर्म पहने हुए थे, जो दुनिया को आकार देने वाली युद्धों की कहानियां बयां करते थे। वे कौन है? सारा ने फुसफुसाया। आपके पिता ने जिन मरीन को ट्रेनिंग दी, उनके साथ काम करने वाले, रीपर को जानने वाले मरीन। होलोवे ने उसे आगे बढ़ाया। वे उसकी विरासत का सम्मान करने आए। पोडियम पर एक आदमी खड़ा था, बूढ़ा और जर्जर लकड़ी की तरह, जो तूफानों से बच गया था, जो उससे कम लचीले, किसी भी चीज को नष्ट कर देते। 74 साल का एक आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी युद्ध में झुक नहीं सकती थी। उसकी वर्दी पर सारा से ज्यादा रिबन थे, गिन सकते हैं, ज्यादातर संग्रहालयों से ज्यादा इतिहास। लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर स्टोन, हॉलोवे ने फुसफुसाया। स्टोन की आवाज में दशकों का अधिकार था। देवी और सज्जनों, हम युद्ध की परिस्थितियों में सटीक निशानेबाजी में असाधारण उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। वो रुका। औपचारिक भाषा को शांत होने दें। मिस सारा कैननकेट आगे बढ़ी। सारा के पैर अपने आप चलने लगे। उसने खुद को मंच के सामने पाया, स्टोन के सामने, उन आंखों के सामने जो समझती थी कि उसने क्या किया है और इसकी कीमत क्या है और इसका क्या मतलब है। स्टोन ने उसे ऐसी आंखों से देखा जैसे साम्राज्यों को गिरते देखा हो। 26 साल पहले मैंने मार्क्स कॉन्सनकैट नाम के एक युवा मरीन को प्रशिक्षित किया था। वो घमंडी, जिद्दी और बहुत प्रतिभाशाली था। मैंने उसके अहंकार को तोड़ने में 6 महीने बिताए और 2 सालों से असंभव दूरी पर लोगों को गोलियों से भूनने के बारे में सब कुछ सिखाया। पुराने मरीन की कुछ शांत हंसी, युद्ध हास्य, उस तरह की हंसी जो उन युवाओं को याद करके आती जो तब बच गए जब उन्हें नहीं बचना चाहिए था। स्टोन ने कहा, रेपर मेरे द्वारा प्रशिक्षित सबसे अच्छा छात्र बन गया। उसने अपनी तीसरी तैनाती तक मुझसे बेहतर प्रदर्शन किया। गोलियां चलाई, मैंने कोशिश नहीं की होती। मैंने उन लोगों की जान बचाई होती जिन्हें मैं बचा नहीं सकता। वो रुक गया। खामोशी यादों और नुकसान से भारी थी। जब वो फलूजा में मरा तो मैंने ये सबूत खो दिया कि दुनिया ऐसे लोगों को पैदा कर सकती है। ऐसे हीरो जिन्होंने जीवित रहने के बजाय सम्मान को चुना। ऐसे योद्धा जिन्होंने समझा कि घर लौटने से ज्यादा कुछ मायने रखता है। स्टोन की आंखों ने सारा को उसकी निगाहों से देखा। 3 हफ्ते पहले कर्नल हॉलोवे ने मुझे बताया कि मार्क्स कॉन्सनकैट की बेटी ने युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन की गोलाबारी के बीच 3247 मीटर की ऊंचाई पर एक गोली चलाई थी, जबकि दुश्मन सेनाएं उसके ठिकाने पर पहुंच रही थीं। उसने उसे जाने दिया। मैंने उससे कहा कि यह असंभव था, केवल रीपर ही वो शॉट मार सकता था। रीपर भी इसे कम संभावना वाला शॉट मानता कि भौतिकी, चर और सरासर असंभाव्यता इसे तथ्य के बजाय कल्पना बनाती है। स्टोन पोडियम से नीचे उतरा, सीधे सारा के पास गया और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला, जो सालों, मीलों और यादों के बाद बार उठाने, खोलने और बंद करने से चिकना हो गया था। तुम्हारे पिता ने मुझे अपनी आखिरी तैनाती से पहले ये दिया था, स्टोन ने कहा। उनकी आवाज अब धीमी और निजी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक उनकी बेटी तैयार नहीं हो जाती, जब तक वो साबित नहीं कर देती कि वो उनकी विरासत से बढ़कर है, जब तक वो खुद एक किंवदंती नहीं बन जाती, तब तक इसे अपने पास ही रखो। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर फीके लाल मखमल पर एक छोटा धातु का टैप था, घिसा हुआ, खरोंचदार, पसीने और समय और रेगिस्तान की रेत से सना हुआ। सारा ने उसे तुरंत पहचान लिया।
उनके पिता का स्काउट स्नाइपर टैब उनके हर उस काम और हर उस चीज का प्रतीक था जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। स्टोन ने टैब को हल्के से सम्मान के साथ उठाया। मार्कस कॉन्सेनकैट ने इसे 15 साल तक इराक अफगानिस्तान में पहना, हर उस मिशन में जहां उन्होंने अपनी जान उन लोगों के लिए दांव पर लगाई जिनसे वो कभी नहीं मिले और उन सिद्धांतों के लिए जिनसे वो कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने टैब को सारा की शर्ट पर पिन किया। उनका पुराना हाथ स्थिर था, धातु उनके दिल पर टिकी हुई थी और सारा अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ और सारा को जैसे कोई बंद दरवाजा खुल रहा हो, कोई भारोत्तोलन हो रहा हो। उनके पिता का कोई हिस्सा आखिरकार 20 साल बाद घर लौट रहा हो, जो यादों और गम में खोए रहे और वो जो थे और वो जो वो बन रही थी उसके बीच की असंभव दूरी। आपका स्वागत ब्रदरहुड रीपर की बेटी, स्टोन ने धीरे से कहा। तुमने उनकी यादों का सम्मान किया है और उनकी उम्मीदों से बढ़कर किया है। थ्रोन पीछे हटी, ध्यान में आई और सलामी दी। फिर कमरे में एक लहर दौड़ गई। सभी 35 अनुभवी स्नाइपर खड़े हो गए। वे दशकों की थकान के बावजूद सीधे खड़े थे और एक साथ सलामी दी। सन्नाटा गगनभेदी था। ये लोग जो कोरिया में शीत युद्ध, डेजर्ट स्टॉर्म, फालूजा और कंधार में लड़े थे। ये योद्धा जिन्होंने महाद्वीपों और दशकों में युद्ध देखा था। ये दिग्गज जिन्होंने खून, सटीकता और उस तरह के साहस से अपनी कहानियां लिखी जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वे रीपर की बेटी के सम्मान में एक साथ खड़े हुए। स्टोन की आवाज गूंज उठी। रीपर के लिए, उसकी विरासत के लिए। कमरा गूंज उठा। रीपर के लिए। 35 योद्धाओं ने स्वीकार किया कि सारा कॉनकैट ने उनके बीच अपनी जगह बनाई है। उसने खुद को अपने पिता की प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि अपने हुनर, अपने साहस और अफगानिस्तान की एक पहाड़ी पर अपने असंभव से लक्ष्य को हासिल करके साबित किया था। ये लक्ष्य कभी आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जा सका, लेकिन इसके बाद के गवाहों की यादों में यह हमेशा रहेगा। तालियां बज उठी। विठंबर नहीं, असली तालियां उन लोगों की ओर से थी जो समझते थे कि उस टैप का क्या मतलब है, उस शॉट का क्या मतलब है, मुश्किल जगहों पर मुश्किल काम करने की कीमत क्या होती है। वो भी पैसे या किसी और वजह से नहीं, बल्कि बुराई को फैलने से रोकने की एक साधारण सी भयानक जरूरत से। सारा अब अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वे किसी भयानक आपदा की तरह थे। 20 साल का गम, डर और संदेह, आखिरकार कुछ ऐसा हुआ जो टिकाऊ था, कुछ ऐसा जिसे वो उठा सकती थी, कुछ ऐसा जो बोझ की तरह कम और उद्देश्य की तरह ज्यादा था। स्टोन ने उसे गले लगाए। इस प्राचीन योद्धा ने उससे गले लगाया और ऐसा लगा जैसे वो इतिहास में लिपटी हुई है, निरंतरता में, इस समझ में कि वो खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। वो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता था, स्टोन ने फुसफुसाया। इसमें कभी शक मत करो। ये तो बस उस बात की पुष्टि है जो रीपर को हमेशा से पता थी। समारोह जारी रहा। क्रॉस ने मिशन की कहानी सुनाई, मनोविज्ञान की बात जिसने उन्हें बचाया, वो गोली जो संभव नहीं होनी चाहिए थी, लड़ाई में पीछे हटना जहां सारा ने साबित किया कि वो एक स्नाइपर से कहीं बढ़कर है। बुल आगे बढ़ा, वो बड़ा टेक्सन जिसने उसे तोड़ने के लिए क्रूर गति निर्धारित की थी। किसने शर्त लगाई थी कि वो तीसरे शॉट पे हार मान लेगी? किसने उसे ऐसे देखा था जैसे वो पोशाक में एक बच्ची हो? मैडम, उसने कहा। उसकी रफ्तार हमेशा से धीमी थी। सावधान, मैं हर चीज के बारे में गलत था। तुम सिर्फ अच्छे नहीं हो, मैंने अब तक तुम सबसे अच्छे देखे हो। वह रुका और मैंने रीपर को काम कर दिया। तुम बेहतर हो। कमरा शांत हो गया। बुल का यह स्वीकार करना कि वो गलत था, पहाड़ों को झुकते हुए देखने जैसा। सारा ने अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद बुल। उसने मजबूती से सम्मानपूर्वक हाथ मिलाया। ये कोडी है। टीमों में जहां लोग अपनी जगह खुद बनाते हैं, हम पहले नामों का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस ने एक बार उससे ऐसा कहा था। अब बुल कोडी उसे वापस कह रहा था। सर्कल पूरा हुआ। एक व्हीलचेयर आगे बढ़ी। प्रीस्ट उसमें बैठे थे। उनके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी जहां उनकी दाहिनी आंख हुआ करती थी, लेकिन वे जीवित थे, सांस ले रहे थे, मौजूद थे। प्रीस्ट ने कहा, ठीक से सैल्यूट नहीं कर सकते। उनका कैंट की ड्रॉ सब कुछ होने के बावजूद अपरिवर्तित रहा। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं, युद्ध की परिस्थितियों में आपने 3,247 मीटर की दूरी तय की। जिस वे मुस्कुराए। मैं ये नहीं कर सकता था। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था। सारा व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठ गई। मुझे दुख है कि आपको चोट लगी। आपने वो पूरा किया जो मैंने शुरू किया। टीमें यही करती हैं। प्रीस्ट ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। ब्रदरहुड में आपका स्वागत है सारा। आपने इसे कठिन तरीके से अर्जित किया। उन्होंने उनका हाथ मिलाया। चोटों के बावजूद अभी भी ताकत महसूस कर रही थी। करियर खत्म होने के बावजूद आईडी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। धन्यवाद मार्क्स, उन्होंने धीरे से कहा। पहले नाम अच्छे हैं, आप सीख रहे हैं। डॉक्टर ने घायल होने के बाद भी सारा की हार न मानने के बारे में बताया। आग में झुलसने के बावजूद उसकी व्यावसायिकता के बारे में, इस तथ्य के बारे में कि उसने अपनी क्षमता से कहीं बड़ी बात साबित की है। फिर हॉलोवे आगे बढ़े और एक और फोल्डर निकाला। यह फोल्डर सारा को पहचान नहीं पाया। 4 औरतें, हॉलोवे ने कहा। लेफ्टिनेंट सोफिया रेमिरेज, सार्जेंट किम्बर्ली फोस्टर, कॉर्पोरल जेसिका मार्टिनेज, स्टाफ सार्जेंट राचेल विलियम्स। सभी को उत्तम योग्यता के बावजूद विशिष्ट कार्यों से खारिज कर दिया गया। सभी एक ऐसी व्यवस्था की शिकार थीं जो उन्हें सफल नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने फोल्डर खोला। आधिकारिक दस्तावेज, जांच, निष्कर्ष, सिफारिशें दिखाई। सारा कॉनकैट के सफल मिशन और स्नाइपर चयन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत पूर्वाग्रह के दस्तावेजीकरण के बाद रक्षा विभाग ने सभी 4 महिलाओं को पूर्ण बैके के साथ बहाल कर दिया और उन्नत स्नाइपर स्कूलों में प्रशिक्षक पदों की पेशकश की। हॉलोवे ने सारा को देखा।
आपकी सफलता ने न केवल आपको सही ठहराया, इसने उन सभी के लिए दरवाजे खोल दिए। हर उस महिला के लिए जो बाद में आई, हर उस महिला के लिए जिसे बताया गया कि वे किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वे किसी योद्धा की संकीर्ण परिभाषा में फिट नहीं बैठती थी। भीड़ से 4 औरतें आगे आईं। सारा ने उनके चेहरे उन फाइलों से पहचाने जो हॉलोवे ने उसे महीनों पहले दिखाई थी। लेफ्टिनेंट रेमिरेज, सार्जेंट फोस्टर, कॉर्पोरल मार्टिनेज, स्टाफ सार्जेंट विलियम्स। वे सलामी नहीं दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस वहीं खड़े रहे, कमरे के उस पार सारा की आंखों से आंखें मिलाईं। एक खामोश स्वीकृति जो उन योद्धाओं के बीच थी जो एक ही कठिन रास्ते पर चल रहे थे। फोस्टर, वो महिला जिसका अनुकरण विफल हो गया था, मुस्कुराने वाली पहली थी। छोटी, सच्ची, ऐसी मुस्कान जो बिना शब्दों की जरूरत के धन्यवाद कह रही थी। सारा को लगा कि अंदर कुछ टूट गया है। टूटा नहीं, खुला। वजन फिर से किसी ऐसी चीज में बट गया जिसे वो अकेले ढोने के बजाय साझा कर सकती थी। सारा को फिर से वजन बदलता हुआ महसूस हुआ। भारी नहीं, अलग। पहले होने का बोझ, वह व्यक्ति होने का जिसने दूसरों का अनुसरण किया। ये समझने का कि उस पहाड़ी पर उसका निशाना सिर्फ इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि उसने आजारी को मार डाला, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ ऐसा साबित किया जिसे सिस्टम को देखने की जरूरत थी। जब समारोह समाप्त हुआ, सारा भावनात्मक रूप से थक चुकी थी, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। हॉलोवे चुपचाप उसके पास आया। 3 चीजें उसने कहा और फोल्डर निकाले। नौकरी के प्रस्ताव। पहली, प्रशिक्षक पद, 185,000 सालाना, अगली पीढ़ी को पढ़ाना। दूसरे, मरीन कॉर्प्स कंसल्टेंट को पार्ट माइनस टाइम 160,000 मिलते हैं, साय, जो आपके पिता जैसे मरीन के साथ काम करते हैं। तीसरे, क्रॉस कंपनी पार्टनरशिप में बराबर का प्रॉफिट शेयर, $250 से ज्यादा। लेकिन इसका मतलब है फील्ड वर्क। सारा ने भविष्य के फोल्डर को देखा जिसमें सैलरी के आंकड़े और नौकरी के विवरण और उन फैसलों का वजन था जो उसके बाकी जीवन को आकार देने वाले थे। मैं नहीं कर सकती। आपको अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है, होलोवे ने कहा, लेकिन ये जान लें, आपके पिता की विरासत आपके साथ चलती है। आप इसे कैसे आगे ले जाते हैं, ये आपका फैसला है। मेरी नहीं, क्रॉस की नहीं, मरीन की नहीं, आपकी। उस रात सारा अपने अपार्टमेंट में बैठी थी, अलेक्जेंड्रिया की वही छोटी सी जगह जहां उसने अफगानिस्तान के लिए सामान पैक किया था, जहां उसने अपने पिता के पत्र पढ़े थे, जहां उसने ये समझने की कोशिश की थी कि उसे कौन बनना चाहिए। उसने तीनों नौकरी के प्रस्तावों को देखा, पढ़ाने के बारे में सोचा, फील्ड वर्क के बारे में सोचा, एक योद्धा और एक इंसान होने के बीच संतुलन के बारे में सोचा, अपने पिता के आखिरी शब्दों के बारे में सोचा, मुझसे बेहतर बनो, सिर्फ मेरे जैसा नहीं। सारा ने अपना फोन उठाया, क्रॉस को कॉल किया। मैं 2 ले लूंगी, उसने कहा। सप्ताह में 3 दिन प्रशिक्षक, चुनिंदा मिशन के लिए आपकी साझेदारी, साल में 4 से 6, इससे ज्यादा नहीं। पूर्णकालिक क्यों नहीं, क्रॉस ने पूछा। क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं उनसे बेहतर हूं, सिर्फ एक निशानेबाज के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो जरूरत पड़ने पर हिंसा का इस्तेमाल करता है और जब भी मुमकिन हो शांति का रास्ता चुनता है। सारा ने अपने ड्रेसर पर स्काउट स्नाइपर टैब को देखा जो अभी भी उसके पिता के पसीने से सना हुआ था, अभी भी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा था। मैं सिर्फ एक योद्धा होने को ही अपनी पहचान नहीं बनने दूं। क्रॉस एक पल के लिए चुप हो। रीपर को गर्व होगा, मुझे उम्मीद है। उस रात सारा आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान गई। वो 20 साल पहले अंतिम संस्कार के बाद से वहां नहीं गई थी। वो अपने पिता के नाम वाले सफेद संगमरमर के कब्र के पत्थर के सामने नहीं जा पाई थी, लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हुआ। आज रात उसे कुछ कहना था। पत्थर पर लिखा था, कैप्टन मार्क्स रीपर किंगकेड 2003 से 2024, प्रिय पिता, वफादार योद्धा। उसका निशाना सही था। सारा घास में घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना हाथ ठंडे संगमरमर पर रख दिया। स्काउट स्नाइपर टैब उसकी शर्ट पर उसके दिल के ठीक ऊपर पिन किया हुआ था जहां स्टोन ने उसे रखा था। मैंने गोली चलाई पिताजी, उसने फुसफुसाते हुए। थी है मीट, बिल्कुल जैसा आपने मुझे सिखाया था, और मैं अब और नहीं छुपूंगी। हवा पेड़ों के बीच से बह रही थी। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे वैसे ही सुना जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था, शोर के तौर पर नहीं बल्कि संगीत के तौर पर। मैं तुमसे बेहतर हूँ, सिर्फ एक निशानेबाज के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर, क्योंकि मुझे ये चुनने का मौका मिला कि कब ट्रिगर दबाना है और कब पीछे हटना है। तुमने मुझे ये चुनने का मौका दिया, शुक्रिया। वो खड़ी हुई, पत्थर को सलाम किया, उसे 5 सेकंड तक पकड़े रखा, फिर वो अपनी कार की तरफ वापस चली गई। वो 20 साल में पहले से ज्यादा हल्की थी। जब जिंदा लोगों ने सुकून देना सीख जाते हैं तो मुर्दे भी चैन से सो सकते हैं। 3 महीने बाद सारा सुबह सीरियाई पहाड़ी पे खड़ी थी। उसके बगल में क्रॉस था, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक निशानेबाज नहीं थी, वो एक रणनीतिक नेतृत्व करता था। वो जो फैसले ले रही थी, वो जो गोलियां चला रही थी, वो जो मिशन, टीम और नतीजे के लिए जिम्मेदार थी। हवा का रुख बदल रहा, क्रॉस ने कहा, अब तुम्हारी बारी। सारा ने अपने स्कोप से टारगेट कंपाउंड का अध्ययन किया। 2900 मीटर, रेगिस्तान में गर्म हवाएं बढ़ रही हैं। गोली चलाने के लिए 3 संभावित खिड़कियां। उसकी योजना, उसका निर्णय, उसकी जिम्मेदारी। हम प्रतीक्षा करते हैं, उसने कहा। टारगेट 4 मिनट में प्रांगण की जांच करेगा। बेहतर कोण, स्थिर हवा। क्रॉस ने सवाल नहीं किया, बस सिर हिलाया। आपका ऑपरेशन। 4 मिनट बाद टारगेट ठीक उसी जगह दिखाई दिया जहां सारा ने भविष्यवाणी की थी। उसने गोली चलाई। 2900 मीटर, बिल्कुल सही केंद्र। गोली सही निकली क्योंकि उसने सही गणना की थी और पैटर्न को पढ़ा था और समझ गई थी कि असाधारण होने का मतलब है वो देखना जो दूसरे चूक जाते हैं। क्रॉस ने धीरे से कहा, निश्चित रूप से मारा गया। समय के बारे में आप सही थे। आपको कैसे पता चला? सारा ने अपनी राइफल बचा ली, मुस्कुराई। मैंने सर्वश्रेष्ठ से सीखा। रीपर,
दोनों पुराने स्कूल और नए थे, 12 थे। यही बात उसे असाधारण बनाती थी। वो शॉट नहीं जो वो लगा सकती थी, बल्कि उन्हें कब लगाना है ये जानने की समझदारी और बीच में पूरी तरह से इंसान होने का साहस। सारा कॉन्सेंट्रेट ने असंभव शॉट लगाए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये सीखना था कि असाधारण होने का मतलब केवल खुद को खत्म करना नहीं है, हिंसा। इसका मतलब है कि हिंसा की आवश्यकता होने पर निर्णय लेने की बुद्धि और जब भी संभव हो शांति का चयन करने का साहस होना। वो रीपर की बेटी थी, वो अपने खुद की शख्सियत थी। वो दोनों थी और दोनों में से कोई भी नहीं थे। और दुनिया को उन योद्धाओं से हर चीज की जरूरत थी जो समझते थे कि असली लड़ाई दुश्मनों के खिलाफ नहीं है बीच में, लेकिन संघर्ष को खुद को परिभाषित करने के प्रबंध के खिलाफ है। और जब उसने अपनी राइफल पैक की और घर जाने और सिखाने और प्रशिक्षण देने और कभी माइनस कभी असंभव स्थानों पर असंभव शॉट्स का जवाब देने के लिए तैयार हो रही थी, तो सारा को आखिरकार अपने पिता का आखिरी सबक समझ में आ गया। सीधा निशाना लगाओ, सही निशाना लगाओ, और जब तुम शूटिंग कर लो तो राइफल नीचे